हम प्लांट लगाते हैं सोलर प्लांट, वो हमारे दो तरह के प्लांट होते हैं। एक होता है हमारा कैप्टिव। कैप्टिव कंजप्शन क्या होता है? जो भी हम सोलर से जनरेट करेंगे वो हम अपने खुद के यूज़ के लिए, जितने भी यूनिट जनरेट होगी हम खुद के यूज़ के लिए वो सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। मतलब जितनी भी यूनिट सोलर से जनरेट हुई वो अपने ऑन पर्पज़ के लिए हमने सारी यूनिट हमने यूज़ कर ली। उसको हम कहते हैं कैप्टिव कंजप्शन, यानी जो भी हमने बिजली बनाई वो अपने घर में हमने खुद का लोड के लिए अपने यूज़ कर ली। एक होता है हमारा नेट मीटरिंग, जैसे कि घरों में जो भी लगता है इस टाइम नेट मीटरिंग के ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है सोलर को, क्योंकि सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। कस्टमर जो हमारे हैं, मतलब जो भी डिस्कॉम है, हरियाणा का, दिल्ली का, बीएससी पीएससी जो भी है, हरियाणा दिल्ली, हर एक स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है कि कितना वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है नेट मीटरिंग के लिए। तो जो अभी हमारे को नेट मीटरिंग में सब्सिडी मिल रही है वो 1,08,000 रुपये मिल रही है। गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी 1,08,000, जिसमें से हमें 70,000 देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 38,000 देती है हमें स्टेट गवर्नमेंट। 1,08,000 रुपये हमें सब्सिडी मिलती है अगर हम सोलर प्लांट अपने घर के ऊपर लगाते हैं। 70,000 मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और ये 38,000 कहाँ से मिलती है? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो टोटल मिला के सब्सिडी जितना भी अमाउंट होता है हमारा, जैसे 3 लाख का 2 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हो, 4 किलोवाट का लगा रहे हो, 5 किलोवाट का लगा रहे हो, तो जितना भी आपका सिस्टम है उसके हिसाब से हमारी सब्सिडी डिसाइड होती है कि हमारे को कितना परसेंट सब्सिडी मिलेगा। तो टोटल ये उसकी पॉलिसी पढ़ लोगे, जिस भी स्टेट में आपको सोलर प्लांट लगाना है तो पॉलिसी में सारा मेंशन होता है। MNRE, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी पॉलिसी पढ़ लो। चाहे डिस्कॉम की, जो भी आपका डिस्कॉम है, दिल्ली का, नोएडा का, यूपी का, कहीं का भी डिस्कॉम है, वहाँ का आप उसका पॉलिसी पढ़ोगे तो उसमें सारा नेट मीटरिंग का प्रोसेस समझ आ जाएगा। नेट मीटरिंग क्या होता है? नेट मीटरिंग बेसिकली ये होता है कि जो आप सोलर से जनरेट करोगे, क्या करोगे आप उसमें ग्रिड में फीड कर दोगे, यानी जो हमारी ग्रिड की तरफ से लाइन आती है, हम उसमें पहले जो भी सोलर से यूनिट जनरेट हो रही है हमने ग्रिड को दे दी, और जो हमने ग्रिड से यूनिट ली है उसको एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी जितनी हमने यूनिट भेजी है ग्रिड को, जितनी हमने यूज़ करी है, यानी जितनी हमने ग्रिड से इम्पोर्ट करी है और जितनी हमने ग्रिड को भेजी है, एक्सपोर्ट करी है, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करेंगे तो जो हमारा नेट यूनिट निकलेगा। अगर हमारा ज़्यादा यूनिट हमने ग्रिड की तरफ से लिया है तो हमें बिल पे करना पड़ेगा। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या मिलेगा? जो हमारी डिस्कॉम है वो हमें चार्ज करेगी, मतलब हम उसको चार्ज करेंगे कि आपने हमने इतनी आपको यूनिट भेजी है, आप उसके बदले या तो हमें नेक्स्ट मंथ में या फिर जब भी हमारा एडजस्टमेंट है वो कर दें, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उससे हम उनसे उसके बदले हम उसके पैसे ले सकते हैं, हम उसको चार्ज कर सकते हैं इतने यूनिट का। तो जो हम गवर्नमेंट को चार्ज करेंगे वो हमारा 2 रुपये 5 रुपये पर यूनिट रहता है, लेकिन जो गवर्नमेंट हमें चार्ज करती है वो 7 रुपये 8 रुपये यूनिट पर चार्ज करती है। तो ये गवर्नमेंट का बेनिफिट है कि आप, इसलिए आप गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ कर रखी है कि जितना भी आपका सैंक्शन लोड है उससे ज़्यादा आप उसमें सोलर प्लांट नहीं लगा सकते। जितना हमारा घर का मीटर का लोड है, यानी 1 किलोवाट का मीटर है, 2 किलोवाट का मीटर है, 5 किलोवाट का मीटर है, 10 किलोवाट का आपका जो भी मीटर है, अगर उससे ज़्यादा आपने लोड लगा दिया तो गवर्नमेंट को इससे लॉस हो जाएगा। लॉस इन द सेंस क्या मतलब? कि जैसे कि हमारी यूनिट हो रही है पर डे की, पर मंथ की कंज्यूम हो रही है कितनी? 100 यूनिट। 100 यूनिट हमारे घर में लग जा रहा है, लेकिन आपने सोलर लगा दिया 10 किलोवाट का, तो 100 यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपने जो क्या कहते हैं ग्रिड को 400 यूनिट आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो 100 यूनिट कंज्यूम हो गया, 400 यूनिट एक्सपोर्ट कर दिया। तो आपने कितने यूनिट का चार्ज करोगे डिस्कॉम को? पैसे कितने यूनिट का लोगे? 300 यूनिट का पैसा लोगे? हम्म। 100 यूनिट आपने कितने से कहाँ से ले लिया? ग्रिड से ले लिया, लेकिन आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया, आपने 400 यूनिट महीना में आपने एक्सपोर्ट कर दिया ग्रिड में, और जो आपके घर में यूज हुई थी यूनिट वो होती 100 यूनिट। तो 400 में से 100 माइनस करोगे तो 300 यूनिट का आपको क्या हो गया? 300 यूनिट आपने एक्स्ट्रा दे दिए ग्रिड को। तो जो गवर्नमेंट को आप चार्ज करोगे, यानी गवर्नमेंट आपसे इतना चार्ज करके आप गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हो, जो आपके डिस्कॉम है। तो डिस्कॉम आपको कितने रुपए यूनिट देती है? 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये मैक्सिमम, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। मैक्सिमम 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको 300 यूनिट का 1,200 रुपये आपका पेमेंट कर देगी। लेकिन वही अगर डिस्कॉम आपसे अगर आप डिस्कॉम को अगर आपको 300 रुपये से चार्ज करना, मतलब 300 यूनिट का चार्ज करना होता तो आपको कितने रुपए में चार्ज करती है? 800 रुपये में, 8 रुपये में। तो 8 इंटू 300 करोगे तो कितना हो गया? 8 के 24, 2400 रुपये आपसे गवर्नमेंट चार्ज करती। तो इसमें फ़ायदा किसका? गवर्नमेंट का किस केस में फ़ायदा हो रहा है? जब आपको पैसा दे रही है तब फ़ायदा हो रहा है, या आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो तब फ़ायदा हो रहा है गवर्नमेंट का?
गवर्नमेंट हमें पे कर रही है तो फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट आपको पे करेगी तो ज्यादा कैसे फायदा है? ज्यादा एक्सपोर्ट ना कर सके ताकि इसलिए। 2400 रुपये आपसे लेगी तो उसको उसको फायदा है, या 1200 रुपये आपको देगी तो फायदा है? गवर्नमेंट का किस केस में फायदा है? गवर्नमेंट का फायदा उस केस में है कि हमसे जो पैसे लेगी। आपसे 2400 रुपये चार्ज करेगी तो गवर्नमेंट का बजट तो बढ़ रहा है ना, मतलब उसके अकाउंट में तो पैसे जा रहे हैं, तो उस केस में उसका ज्यादा प्रॉफिट है ना। हम्म। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या रूल लगा रखा है कि जितना भी आपका सेंसर लोड है ना, जितना भी आपका घर का मीटर का लोड है, उससे ज्यादा आप सोलर प्लांट नहीं लगा कॉन्ट्रैक्ट सकते। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के आसपास में। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल निकाला है। तो जो भी हमारा नेट मीटरिंग का है, जो भी हमारा डिजाइन होता है, हमारे ग्रिड कनेक्टेड में होता है। स्टैंड अलोन वाला तो हमारा बैटरी बैंक का होता है, जिसमें हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम अपग्रेड होता हो है। गया। ऑफ ग्रिड में क्या होता है, हमारा ग्रिड व्रिड से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा बैटरी होता है, सोलर होता है, और क्या होता है, घर का लोड होता है, घर का जितने भी हमारे लोड चल रहे हैं। नरेंद्र, लेट कैसे हो गया आज? सर ये यहाँ पे घर पे हो ना, थोड़ा नेटवर्क इशू चल। तो नेट मीटरिंग और कैप्टिव कंजप्शन में पता है क्या होता रहा। है डिफरेंस? नेट मीटरिंग क्या होता है? फैग, नेट मीटरिंग और कैप्टिव कंजप्शन का डिफरेंस बताना क्या क्या है? नहीं। हाँ इधर बैठ। अभी लाइट। फैग, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है सर। नेट मीटरिंग और कैप्टिव बताओ क्या क्या होता है। नेट मीटरिंग कैसे होता है और कैप्टिव कंजप्शन कैसे होता है, क्या करते हैं हम उसमें? नेट मीटरिंग आपने ये भी यही बताया था कि जैसे मतलब हमारा जो ग्रिड कनेक्ट होता है, और तो मतलब हम जो वो करते हैं ना अपना, जो हमारा प्रोडक्शन होता है उससे, सोलर से, उसका मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो वो निकल के आएगा हमारा जो है वो, जो हमारा अमाउंट होगा वैसा, मतलब। नेट मीटरिंग मतलब क्या होता है ये पूछ रहा हूँ, ओनली अमाउंट नहीं पूछ रहा, कैलकुलेशन। नेट मीटरिंग सब नेट मीटरिंग कोई पूछेगा मुझे नेट मीटरिंग कराने, तो उसका क्या प्रिंसिपल है? तो रिवाइज कर दीजिए। शशिकांत, एक्सप्लेन करना। नेट मीटर सर वही होगा, मतलब टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मतलब जितना एक्स्ट्रा आएगा हमारा जो भी जनरेशन होगा सोलर से, उसे एक्सपोर्ट कर देंगे ग्रिड को हम। और जितना मतलब हमारा मतलब 500 किलोवाट का अगर जनरेशन हो रहा, तो 100 किलोवाट हमारा कंजम्पशन है, तो 400 हम ग्रिड को दे देंगे। यही हो नेट गया हमारा मीटरिंग का नेट मीटर। मतलब ये होता है कि जो भी आपने सोलर से जनरेट यूनिट की है, वो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे ग्रिड में। हम्म। ग्रिड में आप एक्सपोर्ट करोगे, और फिर उसके बदले में जितना आपने यूनिट जनरेट किया है, इंपोर्ट किया है ग्रिड से, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे, तो आपका जो नेट बिल आएगा, तो हम उसको कहते हैं नेट मीटरिंग। मतलब पहले आप जो भी सोलर से जनरेट कर रहे हो, सीधा आप क्या कहाँ फीड कर रहे हो, ग्रिड में। तो ग्रिड से जितनी आपने यूनिट इंपोर्ट करी है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का ऑप्शन, जितना नेट बिल आता है, वो हमारा नेट यूनिट का आता है। और कैप्टिव कंजप्शन होता है, जो भी हमने सोलर प्लांट से यूनिट जनरेट करी, क्या किया हमने उसको उसको अपने खुद के पर्पस के लिए यूज किया है, ना कि हमने ग्रिड में इसको फीड किया है पावर उस यूनिट को। तो अपग्रेड हो गया ना फिर वो तो कैप्टिव वाला जो ऑफ ग्रिड कहाँ से हो गया? खुद के लिए इन्वर्टर यूज तो किया हमारा हमने। जीरो एक्सपोर्ट नाम का एक डिवाइस होता है, जानते हो जीरो एक्सपोर्ट? हाँ हाँ, जीरो एक्सपोर्ट होता। नेट मीटरिंग में हमें जीरो एक्सपोर्ट नहीं लगाते, लेकिन कैप्टिव कंजप्शन में हम क्या करते हैं, जीरो एक्सपोर्ट लगाते हैं। ऑफ ग्रिड मतलब क्या होता है, बैटरी, जहाँ आपकी सोलर से बैटरी में एनर्जी स्टोर होगी, वो आपका ऑफ ग्रिड हो गया, कि आपका ग्रिड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा कैप्टिव कंजप्शन में ग्रिड से तो लेना देना है ना। हमने जीरो एक्सपोर्ट लगा दिया ताकि हमारा जो भी सोलर का पावर है, ग्रिड में फीड ना हो। चलो उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में एक बार, पहले अभी हम ये स्टार्ट करते हैं। ग्रिड कनेक्टेड पे हमने क्लिक किया, ये हमारे ऊपर के कुछ प्रोजेक्ट सेटिंग है, फाइल्स जो भी हमें, जैसे कोई सा ओएनडी फाइल या पैन फाइल हमें इंपोर्ट करना है। सर ये
ये कैप्टिव कंजप्शन जो आपने बताया था, ये एक बार रिवाइज करिएगा, एक बार बता दीजिएगा। कैप्टिव कंजप्शन जो भी आपने 16 से यूनिट जनरेट करी हो अपने घर में आपने यूज कर ली, बस इसका मतलब ये है, आपने उसको ग्रिड को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करवाया। जो भी आपने जैसे आपने लगाया, आपने ग्रिड से कोई लेना देना नहीं है आपका। घर में मीटर है, आपने मीटर में 10 किलोवाट का आपका घर का लोड है, तो 10 किलोवाट का सोलर लगाया, 15 किलोवाट का सोलर लगाया, कोई उसे जरूरी नहीं है कि आपका जितना सैंक्शन लोड है आपको उतना ही सोलर लगाना है। अगर आपका 10 किलोवाट का घर का लोड है तो 15 किलोवाट का सोलर लगा सकते हो, क्योंकि हमें उसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती डिस्कॉम की तरफ से। डिस्कॉम की तरफ से अप्रूवल की ज़रूरत वहीं होती है जहाँ पे हमें नेट मीटरिंग करवानी होती है, और डिस्कॉम की तरफ से अप्रूवल जब भी आएगा जब आपका सैंक्शन लोड इक्वल टू हमारा सोलर की कैपेसिटी होगी। नेट मीटरिंग में मतलब जब आपको नेट मीटरिंग में आपको डिस्कॉम से अप्रूवल चाहिए होता है। नेट मीटरिंग में हम सोलर प्लांट अपने सैंक्शन लोड से ज़्यादा नहीं लगा सकते, लिख लेना अपने पास अगर कुछ है तो। नेट मीटरिंग में हम सैंक्शन लोड से ज़्यादा सोलर प्लांट नहीं लगा सकते, और कैप्टिव में हमारा जितना हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इसमें हमारे को कोई भी डिस्कॉम की तरफ से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सोलर प्लांट सर एसी की बात कर रहे हैं ना, डीसी तो लगाता ही है 30% का एक्स्ट्रा शायद। एसी मतलब जो आपका 10 एसी की। किलोवाट का सैंक्शन, हाँ। 10 किलोवाट का मीटर है तो आपको 10 किलोवाट का इन्वर्टर लग जाएगा एसी। हम्म। आप उसको 30% ओवरलोडिंग करो, 20% करो, 10% करो, वो आपके ऊपर है। वो डीसी होगी ना हमारी, डीसी तो हमें इन्वर्टर 10 किलोवाट को कन्वर्ट करके देगा। 40 किलोवाट हमारा जैसे कि लगा दिया आपने, 40 किलोवाट का डीसी लगा दिया और आपने इन्वर्टर लगा दिया 10 किलोवाट का, तो जो हमारा इन्वर्टर आउटपुट देगा वो 10 किलोवाट का इक्वल देगा, 40 किलोवाट का थोड़ा ना इक्वल देगा वो। क्योंकि हमें डीसी से एसी कन्वर्ट कौन करता है? इन्वर्टर ही तो करता है। अच्छा, नेट मीटर में आप ये बोल रहे हो कि डायरेक्ट ग्रिड को दे देंगे हम, उसके बाद हमारा जो भी बिल वगैरह वो एडजस्ट हो जाएगा उस हिसाब से, वो जो वो भी अपने लिए आपने यूज नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। किया, जो भी आपने इंपोर्ट किया, दोनों यूनिट को हम क्या करते हैं, माइनस करके जो नेट यूनिट होता है सिर्फ उन्हीं का पैसा हम उसको चार्ज करते हैं। या तो चार्ज करेंगे या तो पैसा लेंगे, दोनों में से तो एक ही हो पाएगा। जैसे ठंडे के टाइम में हमारा घर का कंजप्शन कम हो जाता है, ठंडे के टाइम में उस हमारा समय तो बिजली का काफी बिल कम एक्सपेक्ट आता है होगा। ना। अभी जो विंटर टाइम चल रहा है, विंटर में हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है या गर्मियों में हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है? गर्मियों में ज्यादा था। ठंडे में जो हमारा, जैसे हमने सोलर लगा दिया, गर्मियों में हमारा यूनिट क्या हो गया, कम हो गया, कम कंजप्शन हो रहा है, क्योंकि एसी कूलर पंखा सब बंद हो जाते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, जो भी सोलर से एक्स्ट्रा यूनिट जनरेट हुई है क्या करेंगे, हम उसको ग्रिड में डाल देंगे। ग्रिड वाले उसका जो हमारा नेट मीटर होता है वो हमारा काउंट करता रहता है कि हमने सोलर से जनरेट करके कितने ग्रिड में फीड करी है यूनिट, और हमने ग्रिड से कितने यूनिट ले रखी है। उसमें दोनों यूनिट चलती रहती है नेट मीटर में। और जो अभी हमारे घरों में मीटर लगा है वो यूनि डायरेक्शनल मीटर है, वो नेट मीटर नहीं है। वो सिर्फ या तो जितना यूनिट आपने भेजा है उसी को काउंट करेगा, वो एक ही तरफ से या तो बढ़ रहा है तो बढ़ते रहेगा। एक यूनिट आपने भेजा तो एक यूनिट दिखाएगा, अगर 2 यूनिट भेजा है तो 2 ही दिखाएगा वो। मतलब वो यूनि डायरेक्शनल मीटर होता है, एक ही तरफ चलता है वो, दो तरफ नहीं चलता। और नेट मीटर क्या होता है, हमारा दोनों तरफ चलता है, कितना लिया है, कितना दिया है, कितना वापस करना है, सारी चीज़ें उसमें कैलकुलेट होती रहती है। ये होता है नेट मीटर। इसलिए तो नेट मीटरिंग करवाने के लिए क्या होता है कि जो हमारा पुराना मीटर होता है वो चेंज होकर नया मीटर लगता है। क्योंकि जो होता है बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, दोनों तरफ से काउंट करता है, एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया। नेट मीटर को हम बाई डायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं। और जो बट भी जिसके यहाँ हमारा, सोलर प्लांट लगा हुआ है सर, वहां तो कंपलसरी होता है ना कि नेट मीटर लगाना। जरूरी नहीं है कि आपको नेट मीटर करवाना ही करवाना है। कई बार ऐसा होता है कि नेट मीटर के हम ना जाके हम कैप्टिव कंजप्शन लगाते हैं, जीरो एक्सपोर्ट लगाते हैं। जीरो एक्सपोर्ट एक डिवाइस का नाम है। जैसे इन्वर्टर सर जीरो लगता है ना, एक्सपोर्ट, हाँ, जैसे जीरो इन्वर्टर, एक्सपोर्ट लगाते हैं सर, वहां पे हम लोग नेट मीटर का यूज काफी कम करते हैं। बट जो घर की बात कर रहे हैं आप, डोमेस्टिक प्लांट के लिए, तो यहाँ पे तो कंपलसरी होता है कि डोमेस्टिक नेट प्लांट में मीटर और इसलिए करते हैं क्योंकि जनरेटर। सब्सिडी मिलती है ना, हमें सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ हाँ से, 1,08,000 रुपये सब्सिडी है। हाँ, तो सब्सिडी है तो इसलिए हम नेट मीटर 78,000 के है साथ सर। जाते हैं। कैप्टिव कंजप्शन के साथ जाएंगे तो हमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। जो घरों में लगता है 5 किलोवाट 10 किलोवाट का सिस्टम लगते हैं, तो नेट मीटरिंग नेट को दूसरा क्या कहते हैं? बाय नेट मीटर को क्या कहते हैं, नेट मीटर का कह रहा हूँ, बाय डायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं नेट मीटर को। बायडायरेक्शनल। नेट मीटर को कहते हैं, नेट मीटरिंग अलग है, नेट मीटरिंग एक प्रोसेस है।
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और नेट मीटर उस मीटर का नाम है, नेट मीटर और बाई डायरेक्शनल मीटर। घरों में इसलिए हम कैप्टिव कंजप्शन नहीं लगाते क्योंकि हमें सब्सिडी नहीं मिलती, सब्सिडी सिर्फ नेट मीटर पे मिलती है। जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब्सिडी मिलेगी वो नेट मीटर पे ही है खाली, कैप्टिव कंजप्शन पे नहीं है। कैप्टिव कंजप्शन मतलब कि जो हमने बिजली बनाया वो हमने खुद ही खा गए, मतलब खुद ही यूज़ कर लिया। जो खाना बना वो हमने खुद खा लिए, और जो एक्स्ट्रा खाना बना वो भी हमें मतलब एक तरह से वेस्टेज होगी। हमने 10 लोगों का खाना बनाया लेकिन खाने वाले सिर्फ 5 ही है, तो 5 लोगों का खाना क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैप्टिव कंजप्शन लिया। और दो लोगों का यूनिट था, हमने कहाँ से ले लिया, ग्रिड से ले लिया, तो ये इसे कहते हैं हम नेट मीटर। क्लियर हो गया इससे, एग्जाम्पल से। हम्म। नरेंद्र चले आगे चले, टेंशन क्लियर हुआ ना, नेट मीटर और कैप्टिव क्या होता है। यस सर। हाँ सर। तो ये हमारा कुछ है, इंटरफेस है, ये हमारा फाइल है। जैसे कि मैंने बताया था पैन फाइल और एनडी फाइल क्या होता है, हमें ये मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है पैन फाइल और एनडी फाइल। ये स्टैंड अलोन क्या बताया था आपने, स्टैंड अलोन? स्टैंड अलोन वही होता है, हमें कुछ नहीं करना, बैटरी से लेना देना सब कुछ। अभी बताता हूँ, रुक जाओ, पहले मैं पैन फाइल और एनडी फाइल दिखा देता हूँ। ये मेरी 540 वाट पिक का एक पैन फाइल है। इसका एक्सटेंशन देखो क्या है, .pan, ये होती है पैन। ये हम डायरेक्टली ओपन करेंगे तो हमारे ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये पीवीसिस्ट की कोडिंग लैंग्वेज है। मतलब पीवीसिस्ट में जब हम इंपोर्ट करते हैं मॉडल का डाटा, तो हम रैंडम जैसे हर एक किसी का प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसी तरह से पीवीसिस्ट में जो भी फाइल हमें मॉड्यूल का इन्वर्टर का डाटा डालना होता है, तो हमें पैन फाइल और ओएनडी फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। पैन फाइल मतलब होता है हमारा मॉड्यूल का डाटा, और ओएनडी फाइल मतलब होता है हमारा इन्वर्टर का डाटा। तो मैंने इसको कट करके यहाँ पे पहले पेस्ट कर लिया। ये मेरी पैन फाइल इंपोर्ट हो गई, मैंने इसको जिप फाइल में कंप्रेस करके कंप्रेस टू जिप फाइल कर ली। यहाँ पे मेरा पैन फाइल इंपोर्ट हो गया। अगला ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, फाइल के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट कंपोनेंट पे क्लिक करके जिप फाइल पे जाके यहाँ से जो भी मेरी जिप फाइल मैंने करी थी वहाँ पे, ये रही मेरी फाइल, इसको मैं जाके यहाँ पे ओपन कर लूँगा। मैं फाइल भेजा हूँ, इसको इंपोर्ट करके बताओ इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस तरह से इंपोर्ट करो, मैं अभी भेज रहा हूँ, पीवीसी जिसके पास है वही फाइल को इंपोर्ट कर ले अभी एंड टू एंड, ताकि ये पॉइंट्स क्लियर हो जाए। शशिकांत, और क्या नाम है, फैक्ट तुम्हारे पास तो होगा नहीं। नहीं सर, मेरे पास तो टेंशन, इसको फोन है। इंपोर्ट करके हैंड टू हैंड अभी क्लियर कर लो। पैन फाइल वनडे फाइल इंपोर्ट हो रही है कि नहीं हो रही, मैं वनडे फाइल भी भेज रहा हूँ। ओके सर। नरेंद्र तुम भी कर लेना, तुम्हारी ज़्यादा मिस्टेक होती है सब चीज़ों में। रिकॉर्डिंग ऑनगोइंग है।
हेलो सर, रिकॉर्डिंग हाँ बताओ। चल रही है? रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं कुछ पेन फाइल के फोल्डर भेज दे रहा हूँ, पीयू सिस्टम अपना इंपोर्ट कर लेना ये, अगर नहीं है तो। हो जाए तो बता देना हैंड टू हैंड, फिर आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ फैन फाइल है, अलग अलग मॉडल के हैं, वारी रेनिसिस जो भी डाटा है मैंने सारा भेज दिया। इसको पीयू सिस्टम अपना इंपोर्ट कर लेना। फाइल हो जाएगी इंपोर्ट तो बता भी देना, फिर आगे चलेंगे। सर इसको टाइम लग रहा है क्या? इसको मतलब मैंने तो उसको कर लिया जिप फाइल को इंपोर्ट, लेकिन आगे प्रोसीड नहीं हो रहा क्या? क्या करना है देखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ प्रोसेस। फाइल पे जाना है, हाँ। इंपोर्ट कंपोनेंट पे जाना है, हम्म, इंपोर्ट एज कंपोनेंट जिप फाइल, ठीक है। जहाँ हमारी फाइल है उसको सिलेक्ट करना है, ओपन कर देना है। फिर यहाँ पे कंपोज पीवी आएगा, अगर मॉड्यूल होगा तो कंपोज पीवी आएगा, इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर का नाम आएगा। ठीक है। पीवी मॉड्यूल आ गया, प्लस पे दोबारा क्लिक किया, ये फाइल आ गया, इस पर क्लिक करके इंपोर्ट, फिर ओवरराइट कर दो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, मतलब ये मैंने पहली फाइल इंपोर्ट कर रखी है, इसलिए ओवरराइट का ऑप्शन आ रहा है। अगर फर्स्ट टाइम किस करोगे तो ओवरराइट का हो ऑप्शन गया नहीं सर। आएगा। कौन सी मैन्युफैक्चरर है सर? देख लो ना कौन सी पेन फाइल है। भाई बहुत सारी है। 540। शायद गौतम के होंगे, देख लो उसमें नाम लिखा रहा होगा, नहीं तो मुझे फिर अंदर जाना पड़ेगा। हो गया, सबका इंपोर्ट हो गया। क्या नाम है? नरेंद्र। नरेंद्र तुम्हारा इंपोर्ट हुआ कुछ? शशिकांत तुम्हारा हो गया ना इंपोर्ट? हाँ नरेंद्र का क्लास में है, गायब है। बोलना सर। नरेंद्र आवाज आ आ रही है? रही है, आ रही है। वो एक बार में ना होगा तो स्टार्ट इंपोर्ट दे हो एक गया बार ना? दोबारा से। सर ये फाइल को मैंने सेव किया था तब भी शो नहीं कर रहा है, डेस्कटॉप में सेव करके रखा था मैं, डेस्कटॉप फोल्डर में मिल ही नहीं रही। जिप फाइल बना रखी है उसकी, जिप हाँ सर। जिप जिप फाइल बनाओगे बना हाँ तभी रखी है। आएगी वो। जिप बनाओ, जिप। बाकियों का आ गया, तुम्हारा क्यों नहीं आया? ये रहा तुम्हारा इन्वर्टर का, सनग्रो
का 125 किलोवाट का OND फाइल। इन्वर्टर का भी इंपोर्ट कर लेना, इन्वर्टर का भी मैंने भेज रखा है। इसका भी सेम जिप बनाओ, जिप बना के सारी चीजें करो। सेंड करो 125 किलोवाट का इन्वर्टर का OND फाइल है ये। हो गया सर ये भी। सबका हो गया ना नरेंद्र? देखो यार क्या हाँ गलती कर 1 रहे हो। सेकंड सर हो रहा है। मेरा 150 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट है, 585 का मेरा मॉड्यूल है। टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल बताओ कितने लगेंगे? क्या सर? 150 किलोवाट का मेरे को डिजाइन करना है प्लांट, PVC रिपोर्ट। 585 वाट पीक का मेरा मॉड्यूल है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने लगेंगे? सर सर एक नंबर बताओ। 256। सबका आंसर आ गया? 256 है, ज्यादा है? 256.4 आ रहा है। सही। सही है। कितना मॉडल लग रहे हैं? नंबर ऑफ मॉडल कितने हैं? तो सिद्धांत तुम तो बता यार। 256 ही है सर। 256 150 डिवाइडेड बाय 0.585। 150 हमारा क्या है? किलोवाट है। डिवाइड बाय हमने क्या किया? मॉडल वाट। 585 डिवाइड बाय, तो ऐसे कॉस्ट शॉर्टकट है। किलोवाट को हमने क्या कर दिया? वाट में चेंज कर दिया। 150 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3। 1 किलोवाट वाट पीक, तो 150 किलोवाट 150 1 2 3 वाट पीक। ठीक है, क्लियर हो गया ना? सर ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है।
क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम सर है ये बताओ। PV6 में आने के बाद ये यहाँ पे काफी फोल्डर बने हुए हैं, कॉस्मो, डेटामेस, मेटियो, मॉडल, प्रोजेक्ट, सेटिंग साइट। तो ये इस यहाँ पे जिप फाइल इंपोर्ट करने का आ रहा था, इंपोर्ट में कुछ एर शो ही नहीं कर रहा है। पैक बताना, इसको दोबारा गाइड करना। देखो हाँ यार मैं बता रहा हूँ, देखो दोबारा छोड़ो सब। हाँ फाइल में जाना, इंपोर्ट में जाना, अगर तुम्हारे पास फोल्डर है, फोल्डर जैसे किसी फोल्डर में सेव कर रखे हो तो फोल्डर में जाओ। अगर डायरेक्ट हमारे पास वही OND फाइल और पैन फाइल है तो उसको पहले जिप में कन्वर्ट करके, इस सेकंड वाला ऑप्शन है ना जिप फाइल, हाँ इंपोर्ट कंपोनेंट एज जिप, इस पर क्लिक करना। जहाँ पे तुम्हारा फोल्डर है वहां से उठाओ उस फाइल को, ओपन कर ओपन दो, करो। तो यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, प्लस वाले पे क्लिक करो, इस पे प्लस पे क्लिक करो, ये फाइल आगे इंपोर्ट इंपोर्ट मार करो। दो। हो गया। बंद। हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉडल कितने लग रहे हैं? ठीक हो 257। गया सर। 256 पे हमारी कैपेसिटी कितनी आती है, गिनना जरा। 256 मल्टीप्लाई बाय 0.585। 585। हो गया। ये हमारा 150 किलोवाट है, ये लेस देन 150 लेस किलोवाट है। देन 150। तो पॉइंट के बाद का मतलब होता है कि एक मॉडल हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। कंचन ये क्लियर है ये तुम्हें, सर टोटल नंबर ऑफ मॉडल कितने लग रहे हैं? 0.5 के बाद होता सर ना, पॉइंट के बाद 0.5 अगर के बाद होता। 0.4 आता है, 256 256.4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो लेकिन हमें मतलब क्या है कि हमें एक पॉइंट, आधा मॉडल तो लगाएंगे नहीं, काट के लगाएंगे तो एक लगाएंगे या तो हटा देंगे। तो हमें एक मॉडल की और एक पैनल की और रिक्वायरमेंट है, जैसे 256 पॉइंट तो ना इसका लेके वो निकल जाएगा, 257 150 से लेंगे। ऊपर हो जाएगा फिर सिस्टम साइज हमारा। अब मुझे इसका 30% ओवरलोडिंग लेना है, तो मुझे इन्वर्टर बताओ कितने किलोवाट का लूंगा। 115%। 115 का तो आता नहीं है, तो ये लेंगे हम 110 या 125 का। नहीं नहीं, एक सेकंड। बताओ कितने का लूंगा। बता रहे हैं सर 150 का लेंगे। तो मेरा भी 150 का ही आ रहा है। 115 150 लेंगे। 150 100 मतलब 30% ओवरलोडिंग करोगे तो 150 DC और 150 AC ले लोगे। नहीं 100 हो नहीं जाएगी। ओवरलोडिंग हुआ इस कि हमारा इक्वल टू आ गया। सर नहीं नहीं, कम होगा ना मतलब। तो 150 कैसे बोल रहे हो? सर 125, सॉरी 125 का लेंगे। 125 लेंगे सर। ये हमारे इन्वर्टर साइज है। 1 से 10 तक के तो रेटिंग में मिल जाते हैं, 1 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट, 10 किलोवाट के। उसके बाद फिर नेक्स्ट इन्वर्टर का साइज आता है 12। उसके बाद आता है 15, 18, 20, 25, 33, 40, 50, 60, 70, 80, 100, हम्म। 110, 125 और 150। ये हमारे इन्वर्टर का साइज है किलोवाट में। हाँ 125 ही लेंगे। ये हमारे इन्वर्टर के साइज हो गए। इसके बाद हमारा 30% ओवरलोडिंग करना है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड इन्वर्टर साइज विथ 30% ओवरलोडिंग। तो हमारा, जब हमें DC to AC जाना है
तो हम क्या करते हैं, हमें डीसी दे रखा है और एसी निकालना होता है, यानी इन्वर्टर का साइज निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं इसमें। डिवाइड करेंगे सर, डिवाइड। डिवाइड, ठीक है। हम्म, और जब एसी टू डीसी जाना होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमें क्या दे रखा है, डीसी दे रखा है। डीसी दे डीसी रखा कितना दे रखा है, 150। डीसी दे रखा है हमें 150 किलोवाट। हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है। डिवाइड बाई ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग 30% से है तो ओवरलोडिंग करना है हमें 30%, 30%, 1.3। 30%। हमारा जो एसी का निकल के आएगा वो आएगा हमारा 150 डिवाइड बाय 1.3। 1.3, 1.3 होगा। हमारा 125 कुछ के ले आएगा लेंगे। 115 किलोवाट। तो 115 किलोवाट का कोई इन्वर्टर नहीं है हमारे पास। 125। तो नेक्स्ट इन्वर्टर इसके बाद कौन सा हमारा, 125 का। तो हम कौन सा इन्वर्टर लेंगे, इसमें 125 किलोवाट का इन्वर्टर लेंगे। हम्म क्लियर हो गया, हम्म नरेंद्र? क्लियर हुआ? हाँ सर। कंचन क्लियर हुआ पॉइंट क्या कह रहा हूँ मैं? कैसा हुआ? कुछ भी पूछना है तो बता दो, फिर आगे चीजें चली जाएगी तो फिर वो दोबारा रिवर्स आने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए अभी जीरो लेवल पे ही है, बेसिक सीख रहे हैं, तो ये सारी चीजें अभी ज़्यादा बताने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आगे चीज़ें चल जाएंगी थोड़ा इससे हाई लेवल पे, एडवांस पे, तो फिर ये सारी चीज़ें बताने में प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ पूछना है तो हैंड टू हैंड अभी पूछ लो, नहीं समझ आ रहा तो। अगर मेरे पास 150 किलोवाट का इन्वर्टर है, मेरे पास एसी कितना है, 150 है, मुझे इसका डीसी निकाल के बताओ 25% पे कितना लगेगा। एसी मेरा 150 है, ओवरलोडिंग है मेरे पास सर 120। डीसी 25%। डीसी साइज सर एसी दिया हुआ 180 होगा, 180। है। अच्छा अच्छा, एसी दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे डीसी बताओ कितना रहेगा इसका। 187.5। 187.5, 187.5 होगा। और हम इसमें नरेंद्र इन्वर्टर। आगे तुम्हारा समझ क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ सर। कितना आएगा आंसर तो बताओ इसका। तुम इसमें पिछले बार भी फंस गए थे, समझ नहीं आ रहा था तुम्हें तो फंस गए थे। दोबारा दोबारा बताओ, दोबारा कॉन्सेप्ट आ गया ये। 187.5। कंचन आंसर आ गया 187। यस सर, 187.5। क्या क्या हमने 150 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1.25। 1.25 से, यानी 25%। तो हमारा ये 187.5 किलोवाट आ गया हमारा डीसी। तो इस तरह हम डीसी टू एसी, एसी टू डीसी निकालते हैं। तो अभी हमारा क्या था, इस वाले केस में हमारा 150 किलोवाट वाले केस में हमारा इन्वर्टर कितने का लग रहा था, इन्वर्टर साइज हमारा 125। 125 किलोवाट का। उधर ऊपर ऊपर। अब हमारा क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 125 किलोवाट का डाटा शीट ओपन करते हैं हम। हाँ अब उसमें हमें क्या चेक करना होता है, एमपीपीटी कितने हैं। एमपीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, बताना जरा फैक्ट। एमपीपीटी की फुल फॉर्म क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, एमपीपीटी का यूज क्या है। उधर। एमपीपीटी मतलब क्या होता है, एमपीपीटी का यूज क्या है, क्यों लगाते हैं, क्या इसका पर्पस है, तुम्हारे तो कवर कर रखा है ना। हम्म। बताओ, सामने इंटरव्यू दोगे, जॉब चाहिए तो क्या कहोगे। एमपीपीटी बता रहा हूँ। एमपीपीटी हमारा होता है मतलब एमपीपीटी में हमारा ये देखना होता है कि
हमारा मतलब कितना स्ट्रिंग जो है एमपीपीटी में अगर जैसे एक एमपीपीटी है हमारा, तो एक एमपीपीटी है, दो स्ट्रिंग जा रही है, तो एमपीपीटी का मतलब उस पहले हिसाब फुल से फॉर्म बताओ क्या होता है, सिंपल एक बता। एमपीपीटी में एमपीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताओ पहले। मैं तुम तैयारी कर रहे हो क्या कर रहे हो, जॉब चाहिए तुम्हें? इतना टाइम तो ये कोई सर इंटरव्यू वालों के सामने मैक्सिमम की पर तैयारी कर को कहेगा, सोच के बताओ। मैं बता रहा हूँ सर, मैक्सिमम करके होता है कुछ इसमें, पावर मैक्सिमम पॉइंट। पर ट्रैकिंग। हाँ, मैक्सिमम पावर ट्रैकिंग, सॉरी। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। अरे हमारे, मैं बता रहा हूँ एमपीपीटी में क्या होता है। एमपीपीटी में हमारे ना स्ट्रिंग दे रखे होते हैं, मतलब कितना हमारा स्ट्रिंग जो है वो एक एमपीपीटी में कितना स्ट्रिंग जा रहा है, उसका आप स्ट्रिंग डालेंगे ना उसमें, और उसको इक्वल देते हैं। और कितने एमपीपीटी है मतलब ये भी देखेंगे हम। हाँ, ये श्रीकांत थोड़ा एक्सप्लेन करना ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग है। ये सर एमपीपीटी का टॉपिक एमपीपीटी एक्सप्लेन करना। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एक पॉइंट होता है, मतलब वोल्टेज और आई जो होता है ना करंट, उसके बीच में कर्व होता है ये मॉड्यूल की परफॉर्मेंस बताने के लिए। तो उस पॉइंट पे मैक्स एक ऐसा आई का, उस पे मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है सोलर सेल, उसी को कहते हैं एमपीपीटी। उस पे जो वोल्टेज और पावर होती है उसे वीएमपी और ये कहते हैं आईएमपी कहते हैं ना, करंट और वोल्टेज। यार प्राइस बढ़ गया मुझे। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर ले रहा हूँ, डाउनलोड देखो उसे करके। इसका हमारा एमपीपीटी कितना है पहले वो चेक कर लो। इसको एक बार डाटा शीट को पढ़ना बताऊंगा। मॉड्यूल के डाटा शीट में से हमें डिजाइनिंग के लिए कौन कौन सा पैरामीटर चाहिए होता है। उसके बाद हमारे को इन्वर्टर के डाटा शीट में से हमें कौन कौन सा पैरामीटर चाहिए होता है, उस पैरामीटर का क्या मतलब होता है, इसका एक बार पूरा डाटा शीट पढ़ना सीखना पड़ेगा। तब जाके हम इन्वर्टर के बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं, कौन सा इन्वर्टर हमारे इंडिया के लिए, कौन सा इन्वर्टर हमारे मतलब बाहर की कंट्री के लिए, यूएस कनाडा बाहर की कंट्री के लिए कौन सा यूज़ होता है। इंडिया का वोल्ट थ्री फेज में वोल्टेज लेवल क्या होता है? इंडिया में अगर थ्री फेज का कनेक्शन है तो उसका वोल्टेज लेवल कितना है? ये होता है हमारा एमपीपीटी, नंबर ऑफ एमपीपीटी। इंडिया का जो वोल्टेज लेवल होता है थ्री फेज में होता है हमारा 400 वोल्ट के अराउंड। 400, 415, 420 वोल्ट हमेशा वोल्टेज का होता है, 415। फ्लक्चुएट करता है, एक सैचुरेटेड नहीं होता। हमेशा ये अनसैचुरेटेड रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, कभी 400 चला जाएगा, कभी 380 चला जाएगा, कभी 4 चला जाएगा। वोल्टेज हमेशा घटता बढ़ता हमेशा वेरिएशन रहता है। और सिंगल फेज में हमारा जो वोल्टेज आता है 240। 230 240 के बीच में हमारे हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। सिंगल फेज का ये होता है वोल्टेज लेवल। थ्री फेज तरफ कनेक्शन होता है उसको 400 से लेके 440 वोल्ट तक का हमारा वेरिएशन रहता है। तो जो अभी हमें इसमें चेक करना है डिजाइनिंग के लिए, वो हमें चेक करना है टोटल नंबर ऑफ एमपीपीटी कितना है, 12। और नंबर ऑफ पीवी स्ट्रिंग पर एमपीपीटी कितना है, 2। दो। अगर टोटल नंबर ऑफ एमपीपीटी 12 है और पर एमपीपीटी में हमारी 2 स्ट्रिंग जा सकती है, तो टोटल हमारी कितनी स्ट्रिंग बनेगी? 24। कंचन क्लियर हो रहा है क्या कह रहा हूँ? नहीं सर अभी नहीं, दोबारा से एक बार रिपीट करना। हमारे ये पास ये 24 तो बनेंगी ना इनपुट सर। है, मतलब 12 एमपीपीटी है हमारे पास, 12 ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रिंग बनाने के, और पर एमपीपीटी में हमारी 2 स्ट्रिंग जा सकती है। 24 स्ट्रिंग पर बन जाएंगे, एमपीपीटी 24। में हमारी 2 स्ट्रिंग जा सकती है, तो टोटल नंबर स्ट्रिंग हमारे पास कितना ऑप्शन है बनाने का? एमपीपीटी बेसिकली एक तरह से हमारा
स्ट्रिंग इन्वर्टर में कनेक्ट होता है ना, एमपीपीटी हम उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग बन के इन्वर्टर में जाके कनेक्ट हो जाती है, लग जाती है। तो हमारे पास ऐसे 12 पॉइंट है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब 12 एमपीपीटी है। एमपीपीटी का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर का मतलब है कि हमारे को स्ट्रिंग में से मैक्सिमम पॉइंट लेके हमें आउटपुट में हमेशा मैक्सिमम पॉइंट को ट्रेस करके देगा मैक्सिमम जनरेशन के लिए। स्ट्रिंग मिल सकती है ना एक 12 एमपीपीटी है ना, तो एक एमपीपीटी में 2 है, 12 दूनी 24 हो हाँ गया। ठीक है। जैसे कि सीधा सीधा कि हमारे पास एग्जांपल कैसे दूं कि जैसे हमारे पास एक इन्वर्टर है, एक इन्वर्टर में हमारे पास 12 एमपीपीटी है। ये लिखा है हमारे पास इन्वर्टर के डाटा शीट में, क्लियर हो रहा है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एमपीपीटी कितना है, 12। अब पर एमपीपीटी में हमारी कितनी स्ट्रिंग जा सकती है, वो नंबर ऑफ पीवी स्ट्रिंग पर एमपीपीटी, वो है हमारे पास 2। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन कितना है कि हमारे पास 24 स्ट्रिंग बना सकते हैं। फिगर सर बना के दिखा 150 दो एक किलोवाट में बार। हमारी ठीक है 24 सर, हो स्ट्रिंग गया। बनेगी। जितनी हमारी एमपीपीटी रहेगी और जितने हमारे पर एमपीपीटी में स्ट्रिंग लग जा सकते हैं, उतने ही हमारे पास ऑप्शन रहते हैं स्ट्रिंग सर बनाने के एमपीपीटी को लिए। आपने डिफाइन अगर यहाँ पे मेरी 10 एमपीपीटी है और पर एमपीपीटी में हमारी 2 स्ट्रिंग जा रही है, तो हमारे पास कितना ऑप्शन है स्ट्रिंग बनाने के, 20 हो जाएंगे फिर से। 20 हो जाएंगे। यानी 20 स्ट्रिंग हमारे पास ऑप्शन है बनाने के। तो ये इन्वर्टर की जो डाटा शीट है, मैं उसमें जाके हमें डाउनलोड करके चेक करना पड़ता है। अगर मेरे पास 125 किलोवाट का इन्वर्टर का डाटा लिया है, तो उसमें हमारे पास कितना एमपीपीटी और कितनी स्ट्रिंग हम बना सकते हैं, पर एमपीपीटी में हमारी कितनी स्ट्रिंग जा सकती है। तो उसमें हम ये सारी तो चीज़ें चेक एमपीपीटी करते को हैं। डिफाइन क्या तो किया था आपने डिजाइनिंग भी? के लिए हमारे पास कह रहा हूँ इसको क्या डिफाइन क्या किया था, मतलब ये एमपीपीटी को, मतलब अभी तो डिफाइन किया था इससे पहले। एमपीपीटी को क्या किया था मैंने, डिफाइन क्या किया था, वैल्यू इज इक्वल फॉर मैक्सिमम नहीं पावर वो पॉइंट तो ट्रैकर। है सब, वो तो रहता है। मैं कह रहा हूँ ना ये आपने बताया था ना कि मतलब इसमें हम मैक्सिमम लेते हैं, क्या लेते हैं मैक्सिमम को? वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में जाके। अभी पीवी सिस्टम उस पर देख लो, मैं बता दूंगा उसका भी। बीच की कैलकुलेशन तो हटानी पड़े, क्योंकि 3 सॉफ्टवेयर पहले सीख लोगे तो बीच की कैलकुलेशन तो चलती रहेगी। अभी हमारे पास देसी स्टिंगिंग करी का है हमने स्टार्ट। देसी स्टिंगिंग करते हैं, एसी केबल करते हैं, एसएलडी करते हैं, अर्थिंग करते हैं, तब जाके पीवी सिस्टम पे आते हैं। लेकिन इंटरव्यू के कॉल आने लग गए थे, तो इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे तभी तो आगे कुछ जल्दी हो लग पाएगी। इसलिए पहले मैंने सॉफ्टवेयर कवर करा दिया कि तीनों सॉफ्टवेयर सीख लो, तो इंटरव्यू कहीं भी दे सकते हो सिलेक्शन ना हो अलग बात है, लेकिन इंटरव्यू दोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, तो अगले इंटरव्यू में आपको गलती नहीं होगी। इसलिए मैंने आईवी पीवीसी वाला कवर सर करा कर्व दिया। दिखा देना, पता लग जाएगा। हाँ, तो हमारे पास ये ऑप्शन है, हम स्ट्रिंगिंग बना रहे हैं। तो हमारे पास एमपीपीटी कितना है, ये हमारा इन्वर्टर प्लान है। देखो पहले स्ट्रिंग बनाना सीखते आ जाओ। हमारे पास टोटल एमपीपीटी कितनी है, अरे 12। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, बंद कर लो भाई। नरेंद्र बंद कर लो। हमारे पास 12 एमपीपीटी है। ये हमारी स्ट्रिंग 1, यानी पर एमपीपीटी 2 स्ट्रिंग जा सकती है। स्ट्रिंग हमारी होगी 01, ये होगी हमारी स्ट्रिंग 02, ये होगी हमारे एमपीपीटी नंबर एमपीपीटी। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉडल कितने हैं, 257। 257 को ऐसे 12 मतलब 24 स्ट्रिंग में डिवाइड करो कि हमारी सारी एमपीपीटी। सबसे पहले हमारा एक फंडा होता है इन्वर्टर स्ट्रिंगिंग करने का, कि हमारे एटलीस्ट सारे एमपीपीटी में एक एक स्ट्रिंग तो होनी चाहिए। दूसरी स्ट्रिंग हो ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एमपीपीटी 1 से लेके 12 तक में पहले एक एक स्ट्रिंग आ जाए। उसके बाद हमारी दूसरी स्ट्रिंग, उसके बाद हम फिल करते हैं अगर हाँ हमारे पास एक्स्ट्रा मॉडल बच जाते हैं। तो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉडल 257 है, तो कुछ इसको इस तरह से डिवाइड करो डिवाइड बाई 12। कि हमारे पास हमारी स्ट्रिंग
257 है, तो हम डिवाइड किससे 12। करेंगे? हमारी मैक्सिमम जो स्ट्रिंग बनती है 18 की बनती है, 18 से ज़्यादा हमारी स्ट्रिंग नहीं बनती। तो 18 को हम 257 में ऐसे डिवाइड करेंगे कि हमारे इक्वली सारे डिवाइडेड हो जाए। इसका तो चार्जर 14 समथिंग से करें, 14.2 आ रहा है। 257 डिवाइड बाय 18, 14.2। यानी इसमें 15 स्ट्रिंग हमारी बनेगी ना, 15 स्ट्रिंग बनेगी ना। 18 की अगर हम 15 बनाएंगे तो हमारी कितनी जा रही है? 18 की 15, 270 समथिंग। 270। क्या करोगे इसमें बताओ, लगाओ कुछ जुगाड़ कैसे अरे सर करोगे? ये हम इसको ऐसा पूरा करते हैं ऐसे इसमें, कर दो। नहीं हम ऐसा कर सकते हैं इसमें स्टार्टिंग के आप रख लीजिए 15, मतलब लास्ट के 2-3 जब बचेंगे तो 14 कर लीजिएगा। ऐसे तो कर ही सकते हैं। अरे सर 18 की अगर हम 14 बनाते हैं तो 252 आता है, 5 मॉडल बच जाते हैं, तो 19 की हम बना नहीं सकते। बताओ क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन बताओ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 18 की बना लीजिए आप 10 और 9 और बाकी के 3 बचेंगे वो बना लीजिएगा 17 के। 18 की अगर हम कितने बनाते, 14 बनाते तो हमारे 252 मॉडल लग जाते। 18 की 15 कर दो सर, फिर एक एक माइनस करते जाना नीचे से, सीधा ऐसे बना वही मैं दो, कह रहा हूँ। कॉलम बना दो, मतलब नहीं 18 की 15 करके तो नहीं उसे बनाना। ड्रैग कर दो सीधा। 18 की 15 कर दो, 12 ये होगी, 16, 216 हो गया। अब एक एक कम करते जाओ उसमें से, उसे 270 हो गया, 270 हो गया सर। हाँ 270 होगा, एक कम कर दूंगा। उधर का नहीं होता है। दिखा रहा सर, वो नीचे दिखा रहा होगा ना, टाइमर दिख रहा है। इसको सर कर दीजिए आप तो 17। अब 17 करके देख लो आप, यहाँ से मैं नीचे से। बता रहा हूँ 17 17। एक में 17 की जाएगी तो 253 आ रहा है। अरे आपको 17 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर आपको वो करना पड़ेगा, मतलब 17 की करनी पड़ेंगी कुछ और कुछ 16 की। आपको एमपीपीटी 16 कर 12-11 जो है ना सर, दीजिए। वहां से कम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक एमपीपीटी में 2 स्ट्रिंग तो अलग अलग हो नहीं सकती, इसलिए 12-11 से 17 नहीं 17 ले करके। सकते हैं, एक एमपीपीटी में 2 अलग स्ट्रिंग ले सकते हैं। नहीं, उसे लॉस होता है ना, स्ट्रिंग लॉस, मिसमैच लॉस होता है। बताओ बताओ क्या करना है, स्ट्रिंग अपनी सर कैलकुलेट करो ना एक्सेल में मैं अपनी। बता रहा हूँ मैं तो कर ही दूंगा, स्टार्टिंग की 17 ले लीजिए, लास्ट के 16। मेरे में टाइम नहीं लगेगा। लो 17 17 ही कर लेता हूँ मैं। 17 17 की कितनी बनानी है? बोलो क्या करना है आगे। हमारा 257 है, हमारे आ रहे हाँ 'एमपीपीटी 255 है 1' में ना सर 18-18 कर दो, स्ट्रिंग 1 सर, स्ट्रिंग मैं 2। बता रहा हूँ, और सर मैं बता हाँ ऊपर 18-18 18-18 कर कर, दो, 1 की दोनों स्ट्रिंग। 1 की कर दिए 18। वहाँ की कर दो चाहे नीचे की कर हाँ, दो। नीचे कर दो, ऊपर कर दो एक। 18-18। अल्टरनेट क्यों कर रहे हैं सर, वैसे ही कर देते हैं हम सीक्वेंस। 257 हो नहीं गया। हुआ सर। वो तो क्या, नहीं हुआ। 250, 255, 56, 57, हाँ हो गया, मुझे दो दो ऐड कर दिए ना, ठीक है। कितनी स्ट्रिंग बन रही है हमारी? हमारी बन रही है 12, 13, 14, 17 की 15 13, बन रही है। 2। 15 से 15 स्ट्रिंग बन रही है, दो टोटल 15 दो स्ट्रिंग बन रही 18 है की, ना? बाकी 17 की है। 15 की। टोटल 15 स्ट्रिंग हम्म। बन रही है।
ये भी हमारा 257 हो रहा है। कौन सा वाला बेटर है? ये वाला बेटर है, 16 वाला। नहीं सर, 18-17 वाला कंचन तुम्हारा मैक्सिमम क्या पॉइंट मॉड्यूल है पे इसमें? जा जाते हैं। फीडबैक बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा हमें स्ट्रिंग बनाना चाहिए। सर इसमें जो है ना हमारा मतलब लॉस कम होगा सेकंड वाले में एज कम्पेयर टू फर्स्ट। एक एक करके बताओ, फैक्ट तुम बताओ पहले, फिर इसमें मैं लॉस स्टार्ट कम, करूँ। मैं ये बता वाला रहा हूँ स्ट्रिंग सर इसमें किस वाले में यार? दोनों तो मेरे सामने ही, किस वाले नहीं, में बता मैं रहे हो? पहले वाला बता रहा हूँ। पहले वाले में हमारा लॉस ज्यादा होगा, सेकंड वाले में लॉस कम होगा, क्योंकि उसमें डिफर। शशिकांत तुम बताओ। सर पहले वाले में जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है उसमें एमपीपीटी में वो ज़्यादा है, इसलिए पहली वाली प्रेफरेबल लग रही है। और दूसरे वाले में डिफरेंस बस थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए। लेकिन पहली वाली ज़्यादा सही है, मैं तो पहली वाली के साथ ही जाऊँ। क्या नाम है शशिकांत? नरेंद्र तुम्हारा क्या है? सर पहली वाली में अपने को केबल थोड़ा कम लगेगा, एक स्ट्रिंग का, ठीक है। दूसरे में अपना एक स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लग जाएगा, एक स्ट्रिंग का केबल बढ़ जाएगा लेंथ उसकी। कंचन तुम्हारा सर कौन सा मेरे सही है? अकॉर्डिंग 17 वाला ही है सर, जो फर्स्ट वाला है। तो इसमें हमारा क्या लॉसेस है देखो। पहले हमें 17 मैक्सिमम साइड, हमेशा जब भी स्ट्रिंग करो ना तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉडल को कनेक्ट करने का ट्राई करो। मैं यहाँ पे 18 लेके क्यों चला हूँ? यहाँ तो मैं 10 भी ले सकता था, 12 भी ले सकता था, स्ट्रिंग तो उससे भी बन सकती थी। लेकिन हमारा जितना ज़्यादा मॉड्यूल कनेक्टेड रहेगा ना सीरीज में, 18 से ज़्यादा हम कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने पहले 18 पे ट्राई किया, क्योंकि 18 पे अगर पॉसिबल नहीं है तब जाके मैंने एक एक मॉड्यूल कम किया। लेकिन जब हमारे पास पहला ऑप्शन, तो ये इसका पॉइंट है कि इसमें हमारी एक स्ट्रिंग कम है। इसमें हमारा 15 है, इसमें हमारा 16 है। 12, 13, 14, 15, 16 स्ट्रिंग बन रही है, इसमें हमारी 15 स्ट्रिंग बन रही है। एक तो हमारा इसमें केबल लेंथ बढ़ जाएगा, डीसी केबल लेंथ बढ़ रहा है इस वाले में। डीसी केबल लेंथ बढ़ रहा है तो यानी कॉस्ट बढ़ जाएगी डीसी केबल की। 10 मीटर लगे, 50 मीटर लगे, 100 मीटर लगे, इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगी। इसलिए हम ये वाली स्ट्रिंग हम नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि इसमें अगर हम 16 की बनाएंगे, अगर हमारे यहाँ पे इस वाले इन्वर्टर में हमारा ये वाला एमपीपीटी अगर 8 बजे जनरेशन करना स्टार्ट कर देगा, तो ये हमारे जनरेशन स्टार्ट करना कितना बजे करेगा? 8:30 9 बजे के आसपास स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसमें हमारा एक मॉड्यूल कम कनेक्टेड है। तो हमारा जितना मॉड्यूल ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा उतना हमारा अर्ली मॉर्निंग में हमारा इन्वर्टर क्या होता है, डीसी टू एसी करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो हमारा जल्दी से मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम 4 मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे तो उसका वीओसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वोल्टेज हो जाता है? अगर एक मॉड्यूल का 50 मान लो वीओसी है और मैंने 17 की स्ट्रिंग बनाई है, तो उसका वीओसी कितना आएगा 850 मुझे हो बताओ? जाएगा। 850 हो जाएगा। और इसका कितना आएगा? इसका 16 इंटू 50, 9, 16 इंटू 50 करोगे 80, 800। तो कौन सा इन्वर्टर जल्दी स्टार्ट होगा, ये वाला पहले कि ये वाला। वाला? इसलिए ऑप्शन तो बहुत सारे हैं हमारे पास। मैं इसके 15 भी बना सकता हूँ, 14 भी बना सकता हूँ, 10 भी बना सकता हूँ। लेकिन हमेशा ट्राई करना, जो बनाओ मैक्सिमम साइड पे बनाओ। 18 पे ट्राई करो, 18 पे नहीं हो तब जाके 17 पे आओ। ठीक है, तो ये वाला प्लान जो है इन्वर्टर स्ट्रिंगिंग का, ये वाला परफेक्ट है। तो इस हिसाब से डिजाइन करना। सर वो स्ट्रिंग भी बता दो अब एक मेरा बार, जाता है, कैसे निकलेगी मैक्सिमम मिनिमम मॉड्यूल। ये तो हमने गैस कर लिया। उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पूरा एक क्लास लेना पड़ेगा, अभी प्रीवियस देख लो। इसका मैं इसके बाद डीसी केबल कैलकुलेशन पे आऊँगा, डीसी स्ट्रिंगिंग कैलकुलेशन और डीसी केबल कैलकुलेशन। हमने 18 की कहाँ से ली, 17 की कहाँ से ली, वो बताऊंगा मैं। उसमें हमारा क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होता है, घटता है या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वोल्टेज घटता है। तो किसी साइट पे हम जैसे राजस्थान में कहीं पे ऐसे लोकेशन पे लगाते हैं जहाँ पे हमारा गर्मी के टाइम में टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री जाता है, 40 डिग्री जाता है, 45 डिग्री जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता ना, ठंडी में घट जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है। तो हमें स्ट्रिंगिंग इस हिसाब से करनी पड़ेगी ना, ठंडी पे भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना आए और गर्मी के टाइम पे भी हमारा कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना आए स्ट्रिंगिंग में। तो सारा टेम्परेचर का खेल है। टेम्परेचर का एक फॉर्मूला होता है, VOC 1 + अल्फा T2 - T1।
VOC होता है VOC 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला है। VOC अल्फा का कुछ साइन होता है, अल्फा का अल्फा का साइन होता है, अल्फा बीटा लिख दीजिए, सीधा सीधा लिख दीजिए 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस होगा सर, 1 प्लस T2 माइनस T1, प्लस अल्फा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। T2 माइनस T1, ये होता है फॉर्मूला हमारा। जब मैं इसका स्ट्रिंगिंग कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा ना, तब ये जाके समझ आएगा परफेक्ट। अभी हम पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ स्ट्रिंगिंग बनाना सिखा रहा हूँ कि हमारी स्ट्रिंगिंग कैसे बनती है। तो हमारी स्ट्रिंगिंग पता चल गई, अब हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ग्रिड कनेक्टेड में गए, ग्रिड कनेक्टेड में जाने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, नया प्रोजेक्ट पे काम करना है तो यहाँ प्लस पे क्लिक किया। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें को क्या करना है, लोकेशन ऐड करनी है, जिस लोकेशन के लिए हमें प्लान डिजाइन करना है। तो अभी मैं रैंडमली कोई सा भी ले लेता हूँ, कहीं का भी लोकेशन। अभी इसको लिख लेता हूँ राजस्थान। लेट लॉन्ग है तो लेट लॉन्ग कॉपी कर लो। अगर कुछ लोकेशन का नाम है तो लोकेशन भी लिख दोगे तो वो सर्च कर लेगा, पर मेरे हिसाब से लेट लॉन्ग डालोगे तो एग्जैक्ट आएगा। अब ये लोकेशन के कौन से एरिया में लेके राजस्थान के कौन से एरिया में लेके गया पता नहीं, बस ये राजस्थान के एरिया में डाल दिया। तो अभी मुझे नहीं पता कि मेरी रूफ कहाँ पे है, मेरा एरिया कहाँ पे है, तो मैंने अभी सिर्फ रैंडम बताने के लिए लिया। बट लेट लॉन्ग डालोगे तो एग्जैक्ट उसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ का हमारा लोकेशन है, सोलर प्लांट है। तो मैंने राजस्थान डाल दिया, तो अभी मेरे को यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। एक्सेप्ट, ये हमारा सर्वर है। जितने भी हमारे सर्वर होते हैं जहाँ पे हमारा वेदर का सारा डाटा अपलोड होता रहता है, वेदर का, कि हमारी विंड स्पीड कितनी है, कल की रेडिएशन कितना आएगी, और आज बारिश होगी, या फिर जो भी हमारे फोरकास्टिंग होती है, जितने भी डाटा होते हैं सारे हमारे इन सारे सर्वर पे हमारे अपलोड होते रहते हैं। मीटियोनॉम्स 8.1 ये भी एक सर्वर है। नासा SSC ये भी एक सर्वर है, ये नासा का सर्वर है। नासा इस पर सारा अपना वेदर का डाटा जो भी है इस पर अपलोड करता रहता है। ये PVGIS हो गया, NREL हो गया, सोलर कास्ट हो गया, सोलर एनीवेयर हो गया, ये सारी हमारी सर्वर के नेम है। तो जो इसमें मोस्ट एक्यूरेसी होती है, जो जिसकी ज़्यादा एक्यूरेसी परफेक्ट है, वो होती है हमारी मीटियोनॉम्स की, इसलिए हम मीटियोनॉम्स से डाटा सारा PVSys पे फैच करते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया 150 किलोवाट, 150 किलोवाट राजस्थान सोलर पावर प्लांट। यहाँ पे हम अपने जो भी प्लांट का नाम है वो हम डाल सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट, इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ से हमारा सारा रेडिएशन कितना है, टेम्परेचर कितना है, विंड वेलोसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ओके करके फाइल सेव होगी। हमारा जो भी लोकेशन था उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग वेदर का डाटा सारा हमारा सेव हो गया PVSys के सर्वर पे। सेव, अभी हमारा सेव हो गया। प्लीज़ सेव द प्रोजेक्ट लिखा रहा है, प्लीज़ सेव द प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे क्लिक किया, सेव कर दिया प्रोजेक्ट को, हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब यहाँ से हमें ओरिएंटेशन सेलेक्ट करना है। अगर हमारा सारा पैनल ग्राउंड माउंटेड है, यानी सारा पैनल हमारे एक ही ओरिएंटेशन में लगा है, एक ही एंगल पे लगा है, तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, फिक्स्ड एज। अगर हम टीन शेड पे डिजाइन कर रहे हैं, टीन शेड पे हमारा एक स्लोप है, 2 स्लोप है, 3 स्लोप है, टीन शेड का अलग अलग डायरेक्शन में है। तो मोस्टली जो टीन शेड होता है 2 स्लोप पे ही होता है, ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ। बाय द वे अगर कोई ऐसे शेड भी आता है जो कि ईस्ट वेस्ट भी है और एक शेड हमारा नॉर्थ साउथ भी है, तो हमें उसमें फिर क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन बढ़ा के 4 सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 4 सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो हमारे 4 ओरिएंटेशन आ जाएंगे। अभी हम 2 लेके चलते हैं, ट्रू साउथ लेके चलना है। 0 डिग्री पे हमारा ट्रू साउथ होता है एजीमुथ। एजीमुथ वाला क्लियर हो गया था ना कल शशिकांत? एजीमुथ वाले में नहीं नहीं कंफ्यूजन सर, है? क्लियर है। क्या हाँ कल सर, कच्चे क्लियर हाँ था जी ना सर, एजीमुथ ठीक वाला? है। सर एज़िमुथ, 0 डिग्री पे हमारा एजीमुथ सर एंगल एज़िमुथ कितना वाला होता तो है? बता दीजिए, क्या बताया था कल आपने?
वीडियो मैंने डाल दी नॉर्थ है, एक में बार 0 देख होता लेना, है सर, डाउट हो साउथ बाकी में प्रैक्टिस तुम कर लेना। -180 हो जाएगा। सर वेस्ट में प्लस में चलते हैं, ईस्ट में माइनस में चलती है उसका अजीमुथ निकालने के लिए। तो ये पॉइंट जो भी था कल के वीडियो में फैक्ट डाल रखे हैं, प्रैक्टिस करोगे तब जाके डाउट आएगा। रिकॉर्डिंग देखने से क्लियर नहीं होगा। अपना लैपटॉप पे कुछ अरेंजमेंट करोगे ना, तो जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तब जाके डाउट कहाँ आएगा। डाले हैं सब? अभी प्रैक्टिस तुम्हारी होगी। तो क्या वीडियो डाल दी क्या? वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, अभी रुक जाओ, क्लास चल रही है इसलिए अभी उस पर शेयर नहीं रहा, शेयर कर दूंगा। ट्रू साउथ में हमारा यानी ये जो हमारा टॉप वाला पॉइंट है रेड वाला ये है, और जो ये बॉटम पॉइंट है ये वाला, यानी मॉडल का टॉप पॉइंट है, मॉडल का एज है, नीचे वाला एज है। ये टॉप एज है, ये डाउनवर्ड वाला एज है, नीचे वाला। तो टॉप एज हमारा कहाँ है, ऊपर है यानी, और डाउन वाला कहाँ है, नीचे है। तो यानी हमारा मॉडल क्या है, इस डायरेक्शन में लगा, यानी ऊपर से नीचे। ये हमारा ट्रू साउथ हो गया। और एजिमुथ हम करते हैं 30 + 30। तो हमारा मॉडल कैसे लगा है, ये हमारा एज हो गया और ये हमारा डाउन वाला हो गया। तो हमारा मॉडल हमारा इस डायरेक्शन में लगा है। अगर ये हम 180 करते हैं तो हमारा मॉडल कैसे लगा है, ये हमारा टॉप हो गया, ये हमारा बॉटम पॉइंट हो गया, ये वाला। तो मॉडल हमारा उल्टी डायरेक्शन में लगा है, नीचे की साइड में। तो ये हमारा कौन सा साइड हो जाएगा, इसकी फेसिंग कहाँ पे होगी साइड की, ईस्ट साउथ में होगी या नॉर्थ में होगी? इसकी इस केस में हमारे सर मॉडल कौन सी साउथ में फेसिंग है। में लगे, सर साउथ में या नॉर्थ में? फेसिंग नॉर्थ में होगी ना? साउथ में कहाँ से होगा, कंफर्म नॉर्थ में, करवा ये दो एक नॉर्थ बार लाल में। दोबारा। लाल पॉइंट जो है ना, ये उस साइड है, नॉर्थ की तरफ। टॉप एज है। हाँ नॉर्थ ये फेस। है साउथ फेसिंग है ना, सर रेड नॉर्थ फेसिंग वाले है, का सॉरी नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है। कैसे हो जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ फेस है ना ये, क्योंकि टॉप बॉटम ये रहा, इसका उस साइड है। मॉडल नीचे की, ये टॉप है तो इस साइड लगे पड़े, तो फेस इसका नॉर्थ में हुआ ना। और 0 डिग्री पे हमारा साउथ में हो गया। टॉप ये है, फेस नीचे की साइड में है, तो हमारा साउथ फेस हो गया। क्लियर कर लो, एजीमुथ वाले में फंस जाओगे, एक दो बार और क्लियर कर लो, नहीं आता तो प्रैक्टिस करोगे तो ही इसको चीज़ें थोड़ा क्लियर। सा कल क्या प्रैक्टिस करा था एजीमुथ का क्लास बता में, ही हाँ? दीजिए, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ही बता दीजिए। मतलब 5 मिनट लगेगा तो रब हो रहा था। जैसे कोई बिल्डिंग है हमारी, कहाँ लेके गया ये? चलो ये वाली साइड दिखाई देता हूँ। ये वाला साइड का ओरिएंटेशन देखो, ये है, एक का हमारा साउथ में, एक का हमारा नॉर्थ में। क्लियर हो गया? ये हमारा साउथ वेस्ट हो गया, एक हमारा क्या हो गया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया। शेड दिख रही है वाली जो मैं बता रहा हूँ, मार्किंग की है, हाँ दिख ये रही है, इस दिख रही डायरेक्शन है। में एक ना, हो गया हमारा साउथ नीचे हो साउथ गया, ईस्ट। वेस्ट इधर हो गया, हम्म, साउथ वेस्ट हो गया ये, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ इधर हो गया, और ईस्ट कहाँ इधर हो गया। ईस्ट तो आपका नीचे की डाउन साइड में होगा, मतलब साइड में, साइड से। ये होता है ना हमारा, ईस्ट ही होता है, वेस्ट ही होता है ऊपर से। हम्म। ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ। तो अभी हमारा देखो क्या है, ये हो गया हमारा साउथ हो गया, ये वाला पॉइंट। हम्म। इसका फेस कहाँ पे है, साउथ वाला फेस कहाँ पे है, ये हमारा। अगर इसको हम सेंटर पे लाते हैं तो ये जो हमारा, ये वाला बिल्डिंग, ये वाला साइड का जो फेस है,
साउथ और वेस्ट में है ये वाला फेस। बिल्कुल सर। इसको मूव करा के कैसे सेंटर पर लाऊं, हो पाएगा नहीं। नहीं वो समझ गया सर, देखो समझ गया। चलो इसको समझ जाओ, देखो क्या है। समझ गया अगर सर। इसको सेंटर पे करता हूँ तो जो हमारा ये वाला फेस है साउथ वेस्ट में आ रहा है। सेम जो हमारा ये वाला फेस है किस में है, ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ आ ईस्ट, रहा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। और ईस्ट में आ रहा है। इस हिसाब से हमने निकाला। ये हमारा कितना डिग्री है? 180, मतलब 208। 180 है ये तो। ये ऑटो कैड में ले जाना पड़ेगा। इसमें कहीं एंगल का ऑप्शन नहीं है ना। देखो ये हमारा क्या है, मतलब साउथ और वेस्ट में है, तो हम इसको क्या करेंगे, साउथ वेस्ट के ओरिएंटेशन में सेट करेंगे इसको। ये अभी हमारा ट्रू साउथ है। अब मेरे को वेस्ट के साइड में जाना है, तो इसको क्या करना है, पॉजिटिव में लेके जाना है। साउथ वेस्ट में है ना, तो वेस्ट के साइड में लेके जाऊंगा पॉजिटिव। पॉजिटिव 20 करूंगा तो मेरा ये देखो ये बिल्डिंग है जो इस वाले ओरिएंटेशन में आ गया। इस वाले ओरिएंटेशन में आ गया। दिख रहा है ये वाला बिल्डिंग और ये वाला बिल्डिंग। पैक कुछ कह रहा हूँ, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? हाँ समझ गया। ये वाला शेड पॉइंट वाला, ये वाला शेड दिख गया, ये वाला हमारे इस ओरिएंटेशन में आ गया एंगल में। आ गया। अब हमारे को ईस्ट की साइड में जाना है। -180 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 160 आ गया। ये वाला साइड अब हमारा हो गया, ये वाला साइड ऊपर वाला हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला। ये नीचे से पीछे की साइड में स्लोप जा रहा है ना। टॉप ही हो गया, बॉटम ही हो गया, तो यानी ये वाला साइड ही होगा, इधर की तरफ से झुका होगा। और ये वाला पहला ओरिएंटेशन किस में आ गया हमारा, ये टॉप हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया, तो यानी इसका स्लोप इस साइड में होगा, नीचे की साइड में होगा। ये वाला साइड हो गया। शशिकांत हो गया ना क्लियर? कंचन आवाज आ रही है? चला गया वो नरेंद्र शशिकांत। तुम कहाँ पे हो हो, गया क्लास में हो सर या वो। नहीं हो? नरेंद्र क्लास में हो अभी? नहीं नरेंद्र नहीं है, ये दोनों चले गए, शशिकांत। इस तरह से हम इसका ओरिएंटेशन आ गया। चले गए, क्लास करेंगे नहीं करेंगे, फिर कल को कहेंगे नहीं हुआ। ओके कर दिया हमने। मैं मान लो कि मेरे को इसी के ऊपर लगाना है दोनों, ठीक है, जो अभी मैं डिजाइन कर रहा हूँ। उसके बाद सिस्टम में गया। सर सिस्टम में जाने के सर बाद सर एक मिनट, वो वाला इंटरफेस खोलिएगा, वही वाला मॉड्यूल वाला जो मॉड्यूल लगा रखा है, मतलब अजीमुथ वाला। इसमें सर ये जो रेड मार्क है ये हमारा टॉप है सर। ये टॉप पॉइंट है, हमने मॉडल इस डायरेक्शन में लगाया, नहीं इसका मॉडल ये रहा, और नीचे की साइड में हमारा सर एक बार टिल्ट है, इसको डाउन में लीजिएगा, डाउनवर्ड डाउन में में टिल्ट डाउन है। में। क्या डाउन मतलब में? ये हमारा रेड मार्क डाउन। ये लो, ये हमारा टॉप हो गया, ये हमारा बॉटम हो गया, बॉटम पॉइंट। ये ब्लैक वाला दिख रहा है समझ ना, गए। ये हमारा बॉटम वाला साइड है, ये पूरा। समझिए इसकी ये रहा हमारा इसकी बॉटम फेसिंग जो पॉइंट, आएगी हमारी नॉर्थ टू ईस्ट आएगी। नॉर्थ ईस्ट वाली फेसिंग आएगी। ये डॉट है, ये डॉट यहाँ पे, तो ये वाला जिस साइड हमारा डॉट रहेगा ना, वो हमारा नीचे वाला बॉटम वाला साइड रहेगा, ये बिल्कुल। पूरा। इसको ओके कर दिया। सिस्टम में आए। सिस्टम में आने के बाद यहाँ से हमारा गौतम का इन्वर्टर लेना है, गौतम का मॉडल लेना है, तो गौतम पे क्लिक किया। जो अभी हमने इंपोर्ट किया था गौतम 540 था, जो भी हमने इंपोर्ट किया था ना, पैन फाइल,
गौतम 540 वाट पिक का था, तो मैंने यहाँ पे गौतम पे गया। हमें कौन सा लेना था? जिंक 585 का हमने मॉडल लिया था ना, अभी जो लिया था। 550 के लिए। तो अभी हम यहाँ से 585 का देख लेते हैं जिंको में मेरे पास है। जिंको पे गए, 585 का यहाँ से मैंने मॉडल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमें एक सिलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी का हमें मॉडल सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से हमें वाट पिक लेना है, कितने वाट पिक का हमने मॉडल लिया है। तो यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा 585। नीचे स्क्रॉल करते करते डाउन में आते आते मिल जाएगा। ये रहा हमारा 585 वाट पिक का मॉड्यूल, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा इन्वर्टर कौन सा था? सनग्रो का था, 125 किलोवाट का था ना। यहाँ से हमारे डाउनलोड कर ले, इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, बस इससे अभी यहाँ पे यहाँ पे गया, बस डेस्कटॉप सेव, compress to zip, assist, port zip। ये मेरा आ गया उसका फाइल इन्वर्टर का। अब मैंने अपना जो प्रोजेक्ट था उसको मैंने ओपन कर लिया दोबारा। हमारा सारे प्रोजेक्ट नीचे सेव होते रहते हैं, सेव एस करोगे तो नीचे आते रहेंगे। अब मेरे यहाँ पे 125 का इन्वर्टर का डाटा शीट देखो ग्रीन बन के आ गया, जो मैंने फाइल इंपोर्ट करी थी। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमारी कितने की कितनी स्टिंग बन रही थी, अब हम स्टिंग चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एमपीपीटी में हमारी कितनी स्टिंग जा रही है? 13। 17 की 13 जा रही है ना। तब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एमपीपीटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में कितने जा रही है? मॉडल इन सीरीज यानी 17 मॉडल की नंबर ऑफ स्टिंग कितनी है? 13। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे 129 किलोवाट हमारा आ गया। अब यहाँ पे इसको सर नोट ये पे क्लिक करके ऊपर ये बताना सर, नंबर ऑफ एमपीपीटी इनपुट 10 आपने क्यों लिखा था यहाँ पे 10? यहाँ पे हमारे पास देखो टोटल नंबर ऑफ एमपीपीटी कितना 12 है, जिसमें से हमारी 10 फेल हुई है। कितने में? 17 की 13 स्टिंग। 10 एमपीपीटी में 17 की 13 डाल दिया ना हमने। 10 कंज्यूम हो गई ना सिंगल सीरीज। 10 एमपीपीटी हमारी 17 की 13 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, एमपीपीटी यहाँ से हमने 10 करी, नंबर ऑफ सीरीज कितना है? 17 की 13। अब हम इसको ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास कितने एमपीपीटी बची है? 2 ना। ऐड कहाँ आ रहा था ये? ऊपर यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे। पे। अब हमारी 18 की कितनी गई है? 2 गई है। ये रही ना, 2 एमपीपीटी में हमारी 18 की 2 गई है ना बस। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, 18 की 2 एमपीपीटी, ये हमारा 21 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हम यहाँ पे चेंज करके कितना कर देंगे, 21.1। अब इसको ओके कर देंगे। इसमें 2 ओरिएंटेशन पूछ रहा है, आपने एक ही ओरिएंटेशन डाला है। यहाँ पे 2 ओरिएंटेशन सिलेक्ट किया, तो मैं इसको 2 में डाल देता हूँ एग्जांपल के लिए। ओके कर देता हूँ। अब हमारा आता है डिटेल लॉसेस। हमारे लॉसेस हमारे मेन फैक्टर है। थर्मल एक टर्म होती है। थर्मल से आप क्या समझते हो? थर्मल मतलब हीट मतलब क्या होती है कि हमारा वो जो टर्म है थर्मल, वो हीट से रिलेटेड होगा। तो
तो अगर हम मॉड्यूल को बिल्कुल टीन शेड से 50 mm या 100 mm के गैप पे माउंट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा हीट क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा की रेट होगा या फिर कम की रेट होगा, मतलब हमारा मॉडल है वो हीटअप होगा या कम हीटअप कम होगा। हीटअप होगा, कम। और अगर हम आरसीसी पे लगाएंगे और आरसीसी के बीच में हमारा मॉड्यूल और जो मैंने क्लियरेंस बताया था ना, रूफ क्लियरेंस, रूफ क्लियरेंस क्या होता है कंचन, जब तुमने प्रैक्टिस किया था स्केचअप, तो रूफ क्लियरेंस नाम का एक टर्म था, यस सर। पिच लेंथ रूफ हाँ जी क्लियरेंस। सर। रूफ क्लियरेंस का मतलब क्या है? रूफ जो हमारी सरफेस है और जो मॉड्यूल का बॉटम पॉइंट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, सरफेस और मॉड्यूल के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रूफ क्लियरेंस। कितना क्लियरेंस है रूफ, यानी छत के बीच, छत के ऊपर और मॉड्यूल के बीच में कितना गैप है हमारा, उसको हम क्लियरेंस कहते हैं। रूफ क्लियरेंस कितना है, 1 मीटर है, 500 mm है, 300 mm है, 600 mm है, कितना है हमारा क्लियरेंस, यानी जो हमारा विंड को पास करने के लिए या मूवमेंट के लिए किसी भी चीज के लिए हमारे पास स्पेस कितना है मॉड्यूल और छत के बीच में, उसको हम क्लियरेंस कहते हैं। और पिच लेंथ क्या होता है? पिच लेंथ होता है कि एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच की हमारी डिस्टेंस कितनी है, उसको हम पिच लेंथ कहते हैं। लिख लो, बार बार टर्म्स पूछ लेगा कोई भी इंटरव्यू सामने वाला, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये सब चीजें पढ़ा रखा हूँ, समझा रखा हूँ 2-2 बार 3-3 बार, तो ये माइंड में याद रख लो, क्योंकि ये सारी चीजें मल्टीपल टाइम यूज होने पिच वाली लेंथ तो चीज है। टेबल टू टेबल ये की नहीं कि डिस्टेंस। पिच लेंथ होती है पहले टेबल और बीच वाले टेबल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सर वो तो वेरी करता है उसको ना, पिच लेंथ कहते टाइम हैं। और डे पर वेरी करता है ना सर वो, अगर हम। वो हमारा लोकेशन पे हाँ। वेरी करता है, टाइम डे पे नहीं पिच करता, लेंथ तो लोकेशन हमारी पे वेरी फिक्स ही करता रहेगी ना। है। हर एक लोकेशन का अलग अलग पिच लेंथ होगा, राजस्थान का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, अलग अलग एरिया का अलग अलग होता है, साउथ में अलग होता है। जैसे जैसे हमारा सन का पोजीशन चेंज होगा, लेट लॉन्ग चेंज होता है, उस हिसाब से हमारा सन का पोजीशन भी चेंज होता है। कहीं पे धूप 5 बजे निकल जाती है, कहीं पे धूप 5:30 बजे निकलती है, कहीं पे धूप हमारी सुबह सुबह 6 बजे निकलती है, तो क्या होता है ये? ये वही तो है, लोकेशन के हिसाब से तो है। कहीं पे सबसे जल्दी सूरज कहाँ राइज होता है, कहीं पे धूप जब निकलेगी, सूरज निकलेगा सुबह सुबह 5:30 बजे निकल जाता है, और किसी एरिया में ऐसा होता है कि 6:30 बजे निकलता है। तो ये सब लोकेशन के ऊपर वेरी करता है कि कहाँ की लोकेशन है, तो उसी के हिसाब से जैसे जैसे हमारा सन का मूवमेंट होता है, हर उस हिसाब से हमारा लोकेशन भी चेंज होता रहता है। लाइट लॉन्ग चेंज होगा, लाइट लॉन्ग चेंज होगा तो क्या होता है, पिछले चेंज होती रहती है। तो थर्मल पैरामीटर होता है हमारा, हीट से रिलेटेड होता है। हीट का मतलब है कि हमारा मॉड्यूल और सरफेस के बीच में कितना डिस्टेंस है। टीन शेड वाला जो केस लोगे उसमें हमारा फुली इंसुलेटेड वाला लोगे, क्योंकि टीन शेड और जो मॉड्यूल है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही लगे रहते हैं। टीन शेड का प्रोजेक्ट मैंने कुछ वीडियोस फोटो भेजी थी ना, देखी थी उसको ग्रुप में? हाँ देखी ये बिल्कुल टीन थी। शेड और हाँ ये सर, ये मॉड्यूल लग देखी गया, थी। तो इसके बीच में एयर निकलने का प्रॉपर एक वेंटिलेशन नहीं है। मतलब एक तरह से अगर इसमें अगर हवा अगर आ गई तो इसमें मतलब प्रॉपर वे नहीं है कि इसमें हमारी इजली हवा निकल जाए, वेंटिलेशन हाँ का सर। इसमें प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए हम इसमें जो लेंगे उसमें हम लेंगे फुली इंटीग्रेटेड वाला, लास्ट वाला ऑप्शन, इंटीग्रेशन विद फुली इंसुलेटेड बैग, ये वाला ऑप्शन अगर हम टी शर्ट का करते हैं। सेमी इंटीग्रेटेड वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारा रूफ क्लियरेंस 300 mm 400 mm रहता है। अब रूफ क्लियरेंस क्लियर हो गया क्या होता है? यस सर। 300-400 mm मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारा रूफ और मॉडल के बीच में जो गैप है वो हमारा 300 mm 400 mm रहता है। और जहाँ हमारा 1 मीटर के आसपास रहता है, 1 मीटर 1200 mm, या फिर हमारे जो हाइट के ऊपर लगे रहते हैं 3 मीटर का स्ट्रक्चर, 5 मीटर हाई स्ट्रक्चर देखा है ना, कारपोर्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, जो पार्किंग एरिया में लगा रहता है, कारपोर्ट स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, पार्किंग एरिया का सोलर पावर प्लांट देखा, पार्किंग एरिया में लगाते हैं जो उसके ऊपर जो टीन शेड होती है वही कारपोर्ट पे रहती है, पार्किंग एरिया के ऊपर। नीचे गाड़ियाँ खड़ी होती है, ऊपर हमारा सोलर लगा रहता है। हाँ कारपोर्ट होता है, पार्किंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब सोलर कारपोर्ट स्ट्रक्चर कहते हैं उसे। तो वहाँ पे हमारे को ये ऊपर वाला ऑप्शन लेना है जहाँ 1 मीटर से ज़्यादा गैप हो। जहाँ 1 मीटर से कम गैप होता है वहाँ पे हम सेमी वाला लेते हैं, और जहाँ हमारा टी शर्ट का प्रोजेक्ट है हम फुली लेते हैं।
तो अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है फुल्ली टीन शेड का, तो हम फुल्ली वाले पे लेंगे। ओमिक लॉसेस का मतलब क्या होता है? ओमिक मतलब ओम किसका ऐसा यूनिट है? ओम ओम्स उसका है सर, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? करंट को अपोज करता अपोज है। करता है। हाँ, तो यानी ये हमारा किससे रिलेटेड होगा? ये हमारा करंट यानी केबल से रिलेटेड होगा। जो हमारा डीसी और एसी लॉस होता है हमारा 2-2% तक हम लेके चलते हैं। अगर 2% से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? केबल का साइज बढ़ा सर देंगे। एक मिनट सर, जब हम सर डीसी थोड़ा सा एक मिनट ये ऊपर से बता दीजिएगा, थोड़ा सा जो अभी बताया आपने 2 मिनट पहले का। क्या बताया मैं? थर्मल मतलब होता है हीट। हाँ उसके बाद अगर 1 मीटर का क्लियरेंस है 1 मीटर से ज़्यादा है तो हमें ये फ्री माउंटेड वाला लेना होता है। हाँ ये अगर कारपोर्ट हमारा पे 1 कह रहे मीटर हो ना से आप कम है। लगाने के लिए, इसमें मॉड्यूल जो लगेंगे कारपोर्ट पे? कारपोर्ट पे क्या कह रहे हो? सर जो ये फ्री वाला है माउंटेड वगैरह, तो ये कारपोर्ट वाले एरिया में यूज होगा ना, ये वाला स्ट्रक्चर मतलब कारपोर्ट में होगा या फिर जहाँ पे हमारा क्लियरेंस 1 मीटर से ज़्यादा 1 है। मीटर से? 1 मीटर से हमारा ज़्यादा जहाँ क्लियरेंस है हम वहाँ पे फ्री माउंटेड वाला लेंगे। अगर 1 मीटर से कम है तो हम सेमी वाला लेंगे। और अगर हमारा टीन शेड के ऊपर लग रहा है तो हम ये थर्ड वाला लेंगे, फुली इंसुलेटेड। नेक्स्ट है हमारा ओमिक लॉसेस। ओमिक मतलब होता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो अपोज करता है करंट को फ्लो होने में। तो जो हमारा 2-2% हमारा, अगर डीसी लॉस भी हम 2% लेते हैं और एसी लॉस भी हमारा 2% होता है। इस पर क्लिक करोगे, एसी परसेंट पूछेगा कितना लेना है? 2%। 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। 2% डीसी भी 2% एसी भी। अगर 2% से ज़्यादा लॉस है तो हम क्या करेंगे? केबल का साइज बढ़ा देंगे। हाँ, जब हम एसी केबल कैलकुलेशन डीसी केबल कैलकुलेशन सीखेंगे ना, तब ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो मतलब एक जाएंगी। तरीके से कह सकते हैं वीराइज है, वीराइज वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप है ये हमारा, कि वोल्टेज ड्रॉप कौन सी केबल हमारी पास है, हम्म कौन सी केबल हमारी फेल है। सारी केबल हमारी सेम साइज की थोड़े लग जाएंगी। हम्म 10 किलोवाट में हमारी कम साइज की केबल लगेगी। 125 के इन्वर्टर में हमारे दूसरे साइज की केबल लगेगी। 150 के इन्वर्टर में हमारा दूसरा साइज का इन्वर्टर का केबल लगेगा, साइज का एसी केबल। हम्म तो ये सारी हमारे 2% फिक्स होता है। 2% से ज़्यादा अगर लेंगे ड्रॉप तो क्या होगा? हमारा आउटपुट मैक्सिमम नहीं आ पाएगा। इसलिए हम इसको 2% तक कांस्टेंट रखते हैं, मतलब बिलो द 2% होना चाहिए। 2% से ज़्यादा होगा तो हमें फिर केबल का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वाला टॉपिक जो हमारा क्लियर होगा वो हमारा एसी केबल और डीसी केबल कैलकुलेशन जब सीखेंगे तब जाके क्लियर हो जाएगा पॉइंट। 2-2% लिख लो एसी में, ओमिक लॉसेस में 2% डीसी और 2% एसी। उसके बाद अगला आता है हमारा एलआईडी लॉस। एलआईडी क्या होता है? लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन। लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन क्या होता है? एलआईडी का फुल फॉर्म लिख लो, लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन। ये कभी क्या कहते हैं कंचन, लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन कभी सुना था इससे पहले? नहीं सर, कुछ प्रोजेक्ट किए होगे नहीं तो। सर अभी नहीं। जैसे कभी कोई नए कपड़े लेते हैं, उसको पहली बार धोते हैं तो उसके बाद उसका कुछ ना कुछ रंग में चेंज हो जाता यस है। सर, फेड। कुछ ना कुछ मतलब शेडिंग आ जाती है, मतलब वही सेम यही है। जब भी हम नया प्लांट लगाते हैं तो नया प्लांट में हमारा पहले साल में हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरेशन होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है? हर साल डिग्रेडेड होने लगता है। हर साल उसमें कुछ ना कुछ परसेंट, कुछ परसेंटेज हमारी जनरेशन क्या होता है? कम जनरेट करने लगता है। जैसे कि पहले साल हमने लगाया तो पहले साल हमारी 100 यूनिट जनरेट होगी। पहला साल हमारा फुल परफॉर्मेंस पे काम किया। दूसरे साल में क्या हुआ? दूसरे साल में उसने 92 यूनिट जनरेट करके दी, 92 यूनिट, यानी 8 यूनिट उसने कम कंज्यूम करके दी। तीसरा साल क्या किया उसने? तीसरे साल उसने सिर्फ 85 यूनिट जनरेट करके दी। तो यानी हर साल इसका क्या हो रहा है? यूनिट कम होते जा रहा है कंज्यूम, जो ये डिग्रेडेड होते जा रहा है हर साल। इसकी जो अब बताया, फुल फॉर्म क्या बताया सर आपने, नाम क्या बताया? लाइट लाइट इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड डिग्रेशन। इंड्यूस्ड डिग्रेशन ये पूछेंगे इंटरव्यू, सामने वाला जो पूछेगा ना, पूछेगा कौन कौन से लॉस होते हैं बताओ। ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। थर्मल क्या होता है, ओमिक क्या होता है। विशिष्ट रिपोर्ट पूछेगा कि रन किया है तो बोलोगे हाँ, तो पूछेगा कि सबसे पहले बताओ लॉसेस कौन कौन से हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छा, है विशिष्ट का।
सामने वाला लॉसेस पूछेगा और लॉसेस बताने पड़ेंगे, तभी जाके वो सेटिस्फाई होगा कि हाँ तुमने आता है, तुम्हें काम किया हुआ है इस सब चीज में। इसको मत लॉसेस छोड़ना तो हाँ भूल के ये भी। लॉसेस तो सर यही है मॉड्यूल। लॉसेस है तो लॉसेस को एक्सप्लेन भी तो करोगे कि इसका मतलब क्या होता है। और ओमिक का और हाँ एलआईडी के लॉस में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता होगा, तो डिफरेंस ही तो पूछेगा सामने वाला। जब आपको इंटरव्यू ले गया तभी तो कह रहा हूँ इंटरव्यू दो, सिलेक्शन हो ना हो कोई पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो पता चल जाएंगे सामने वाला क्या कैसा आंसर पूछ रहा है, किस चीज के बारे में ज्यादा पूछ रहा है। अच्छा, तो इंटरव्यू आपने जो ओमिक लॉस बताया था, ओमिक लॉस में ये तो बताया था वीराइज हमारा 2% से कम नहीं जाना चाहिए। एसी डीसी का 2% था। एसी वोल्टेज ड्रॉप भी 2% और डीसी वोल्टेज ड्रॉप भी डीसी 2%। वोल्टेज। ओमिक लॉस में जाना, यहाँ पे 2% की वैल्यू डालना, इस पर ये टिक नहीं होगा, टिक करना, और यहाँ पे भी जाके 2% डाल देना। उसके बाद इसको नेक्स्ट वाले लॉसेस पे आ जाना, एलआईडी पे। एलआईडी क्या होता है मैंने बता दिया अभी, लाइट इंडोर डिग्रेशन होता है, जो कि हमारा ये पहले साल जो डिग्रेडेड होगा वो हमारा होगा 1.5%। 1.5% हमारा पहले साल डिग्रेडेड होता है। उसके बाद ये हमारा 0.75% हर साल डिग्रेडेड होता है। तो 0.75 ला लेके हमने 0.8 ले लिया। ये अगर हमारी स्ट्रिंग जैसे कि यहाँ पे हमने 17 और 18 की बनाई है, कई बार ऐसा केस होता है कि यहाँ पे हमारी 14 की बनेगी, कई बार यहाँ पे हमारी 15 की बनेगी, कहीं पे यहाँ पे 18 की बनेगी, कहीं पे यहाँ पे हमारी 20 की बनेगी, यानी मल्टीपल स्ट्रिंग बन रही है मल्टीपल टाइप की, कहीं 14, 15, 16, 17। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 14 का वोल्टेज अलग आएगा, 17 का अलग आएगा, 15 का अलग आएगा, 20 का अलग आएगा, 18 का अलग आएगा। तो उस केस में क्या होता है, हमारा मिसमैच लॉस बढ़ जाता है। ये होता है हमारा मॉडल मिसमैच लॉस। समझ गए मिसमैच लॉस क्या होता है? मल्टीपल टाइप की हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसकी वजह से हमारा ये मिसमैच लॉस बढ़ जाता है। मिसमैच लॉस क्या होता है? बिजनेस ये है कि हमारी स्ट्रिंग जो है, वो स्ट्रिंग में मॉड्यूल डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब एक में 14 जा रहे हैं, एक में 17 जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारा लॉस बढ़ जाएगा। मॉड्यूल मिसमैच लॉस हो मतलब गया या स्ट्रिंग वोल्टेज मिसमैच होगा, क्या होगा? इनमें से हम कौन सी वैल्यू मतलब डालेंगे? हमारी हमारी सेम एमपीपीटी में दो डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल, मतलब दो डिफरेंट वो तो स्ट्रिंग मैं जा रही समझ हैं, गया, डिफरेंट मॉड्यूल। इसमें बताओ मुझे, स्ट्रिंग वोल्टेज मिसमैच में डालेंगे या मॉड्यूल मिसमैच लॉस में डालेंगे, किस में डालेंगे? इसमें डालेंगे मॉड्यूल मिसमैच लॉस। स्ट्रिंग में क्या डालेंगे फिर? स्ट्रिंग में हमारा मतलब इसमें इसमें वही डालेंगे कि हमारा अगर स्ट्रिंग मिसमैच, तो अगर मॉड्यूल मिसमैच है तो स्ट्रिंग मिसमैच होगा। मॉड्यूल मिसमैच और स्ट्रिंग मिसमैच में कुछ फर्क होता है भाई? नहीं नहीं, अगर एक हमारा बन रहा है सर 10 का एक सुनो स्ट्रिंग, और एक बता स्ट्रिंग रहा हूँ बनी है क्या 11 होता है। की। जो अभी मैंने बताया ना, या सही कहीं 17 की बन रही है, कहीं 18 की बन रही है, कहीं 20 की बन रही है, ये हमारी स्ट्रिंग हम्म बन रही है ना। हम्म तो जो ये वाली वैल्यू आएगी वो हमारी स्ट्रिंग वोल्टेज मिसमैच में आएगी ना। और ये मॉड्यूल मिसमैच क्या होता है, कहीं जैसे हमारा 10 किलोवाट का प्लांट लगा पड़ा है पहले से, हमें उसे बढ़ा के 20 किलोवाट करना है। हम्म तो यहाँ पे हमारे जो मॉड्यूल यूज हो रहे हैं वो हमारे हो रहे हैं 540 के, लेकिन जो हम मॉड्यूल लगाएंगे अभी वो हम लगाएंगे 585 के। तो ये होता है हमारा मॉड्यूल मिसमैच। हम्म ये होता है मॉडल मिसमैच। अगर हमारा सारा एक ही मॉडल लग रहा है तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट की वैल्यू, इसको हम कर देते हैं 0, मतलब 0.0 कर दो या 0.1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही कर दो इसको। अगर हमारा क्या कहते हैं, अगर स्ट्रिंग में जो हमारा वोल्टेज मिसमैच हो रहा है उसको हम 2% कर देते हैं। समझ गए? हम्म सर आपने जो स्ट्रिंग वाला बताया है, वो आप बोल रहे हैं जो वो नीचे वाला वोल्टेज वाला, वो वाला आपने पहला वाला बताया है। आई मीन कि उसके अंदर जगह डिफरेंट स्ट्रिंग होगी, उसके इसकी वजह से यहाँ पे चेंज करेंगे, ऐसा? जैसे यहाँ पे हमारी मल्टीपल टाइप की स्ट्रिंग बन रही है ना, कहीं 17, कहीं 16, कहीं 15, कहीं 20। हाँ जी। तो इससे हमारा क्या होता है, वोल्टेज मिसमैच हो जाएगा ना। 17 का वोल्टेज हम्म। अलग होगा, 15 का वोल्टेज अलग 15 होगा, के अलग 16 का होगा। वोल्टेज अलग होगा, 20 का अलग होगा। तो जो लॉसेस आएगा वो हमारे स्ट्रिंग वोल्टेज मिसमैच में आएगा ना। स्ट्रिंग वोल्टेज हमारा मिसमैच हो रहा है। पर इन्वर्टर तो अभी हमारा आपने एक ही शायद है ना। ऊपर वाला बताया था मॉडल मिसमैच में। वो मैंने बताया नहीं था, वो मैं कंफर्म कर रहा था कि क्या कर रहे हो, कुछ अच्छा। सामने देख रहे हो तो कुछ उसका आंसर भी तो दोगे ना।
मॉड्यूल में कैसे पूछोगे नहीं कि मॉड्यूल में कैसे बता रहे जब हमारा वोल्टेज मिसमैच हो रहा है तो अच्छा सर, मॉड्यूल क्वालिटी की क्या है ये? मॉड्यूल इसके अंदर मिसमैच एमपीपीटी क्या कह रहे हो? जी, मैं ये जो वाला पहले मॉडल वाला जो मॉड्यूल मॉड्यूल क्वालिटी क्वालिटी होता जो है है कि ना, हमारा पहला साल 1.5% हो जाता है, उसके बाद हमारा हर साल वो 0.75% डिग्रेडेड होता है, तो इसलिए मैंने नहीं पॉइंट। मॉड्यूल एफिशिएंसी हाँ हाँ, मॉडल लिखा है एफिशिएंसी ना मैं बता मॉड्यूल। रहा हूँ कि जो हम्म। हमारा पहले बार अगर नए कपड़े लोगे तो वो 1.5% मतलब शेडिंग आ जाएगी उस पर, उसके बाद वो हर साल हम्म। 0.75% शेडिंग आते रहेगी। सेम यही है कि पहले साल हमारे नया नया प्लांट लगाए, नए नए मॉडल निकाल के लगाए, तो पहले साल हमारी जनरेशन देगा, दूसरे साल जो हमारी जनरेशन होगी, जैसे अभी हमने 100 किलोवाट का प्लांट लगाया, 100 यूनिट जनरेट करके दे दिया एक साल के अंदर, ठीक है, अगले साल उसने हम्म। दूसरे साल में उसने 1.5% कम करके दे दिया, यानी हमारा डिग्रेडेड कितना हो गया, 1.5% पहले साल में डिग्रेडेड हो गया। एक साल हमारी चीज़ें चली, एक साल चलने के बाद वो 1.5% कम हो गई, उसके बाद दूसरे साल वो चली, तीसरे साल में उसने जो जनरेशन दिया वो कितना कम की दिया, हर साल वो। अब 25 साल तक हमारी लाइफ होती है सोलर पैनल की। सोलर हम्म। पैनल की लाइफ कितनी होती है? 25 साल तक होती है। हम्म। पहले साल 1.5%, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, हर साल वो 0.8% वो डिग्रेडेड रहता है हर साल। पहले साल हमेशा सबसे ज़्यादा डिग्रेडेड होगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है हर साल। 24 साल में सिर्फ 0.8% डिग्रेडेड होगा हर साल में, 24 साल तक। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सॉइल लॉसेस। सॉइल लॉस क्या होता है? मॉडल के ऊपर हमारा डस्ट जम जाता है, शेड के ऊपर लगाए हो, मान लो ये हमारा प्लांट लग गया, इसके ऊपर धूल मिट्टी। सर एक मिनट वापस, एक मिनट आप बैक करना एक मिनट के लिए। वो मॉड्यूल मिसमैच लॉसेस मेरे को क्लियर नहीं हुआ एक बार, इसके ऊपर वाला स्ट्रिंग। हाँ ये मॉडल वाला। मिसमैच लॉस वो होता है जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के मॉडल यूज करते हैं, जैसे कि अभी हमने गौतम का यूज कर लिया 540 का, ओके ठीक है। यहाँ पे मैंने गौतम 540 ले लिया। ये हमारा कोई पुराना प्लांट, मान लो कि कोई पुराना प्लांट लगा है, गौतम 540 मैंने यूज कर लिया, और अभी मैंने क्या किया, फिर नया प्लांट, यानी मुझे 10 किलोवाट का ही हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट है, कहीं पे पहले से सोलर लगा पड़ा है 10 किलोवाट का, अब हमें उसको बढ़ा के 20 किलोवाट करना है, तो मेरे पे जो मॉड्यूल लगे थे वो गौतम के लगे थे, लेकिन अभी जो मैंने लगाया था वो जिंको का लगा दिया मैंने, जिंको का। तो ये गौतम 540 में अलग इसका वोल्टेज रहेगा, इसका वोल्टेज मान लो 42 है, और 585 का वोल्टेज 50 है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ना, हम्म। कुछ ना कुछ तो मिसमैच होगा ना, क्योंकि हमारा इन्वर्टर एक ही है, दोनों का पावर एक ही इन्वर्टर में जाएगा। हमने 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर था उसको चेंज करके अब हमने 20 किलोवाट का इन्वर्टर लगा दिया। ठीक है सर। जब दोनों का पावर हमारा कॉमन आएगा तो उसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं, उसको हम मिसमैच लॉस कहते हैं मॉडल वाले। अगर मॉडल डिफरेंट टाइप के तो मॉडल मिसमैच लॉस आएगा, अगर स्ट्रिंग डिफरेंट टाइप के तो हमारा स्ट्रिंग मिसमैच लॉस आएगा। अभी इस वाले केस में हमारा क्या है, सारा हमारा मॉडल जिंको का है, तो इसलिए मैंने इसको जीरो कंसिडर कर रखा है कि हमारा सेम मॉड्यूल है, तो मॉडल मिसमैच लॉस हमारा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जीरो है। लेकिन स्ट्रिंग हमारा अगर मल्टीपल टाइप का है तो दो लेंगे, अगर मल्टीपल टाइप का नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे दो। हमारे कितने दो टाइप की स्ट्रिंग बन रही है ना, एक 17 की बन यस। रही है, एक 18 की बन रही है। तभी तो हमारे 257 जाके कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसको मैं अभी 1% कंसिडर कर लेता, क्योंकि मेरी हमारे सिर्फ दो टाइप की स्ट्रिंग बन रही है, अगर 3-4 टाइप की होगी तो मैं इसको 2% कंसिडर करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सॉइल लॉस में आया, जैसे कि सर हाँ। एक मिनट, थर्मल पैरामीटर में एक बार जाइए, थर्मल पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर? थर्मल थर्मल पहले वाला पूछो। देख, मैं से यही कह रहा था, फ्री वाला जो आपने बताया था, एक बार बताया तो था आपने भी,
क्लियर भी हो गया था एक बार। इसको फ्री वाला जो था कौन सा था, फ्री माउंटेड? फ्री वाला यार जिसका क्लियरेंस 1 मीटर से कार्डबोर्ड के ज्यादा लिए हो। यूज था। हाँ मतलब एक मीटर से ज्यादा मीटर। ना। हाँ 1 मीटर से ज्यादा उसी होगा के। तो हम उसको फ्री क्लियरेंस में काउंट करते हैं, यानी उसमें हमारी एयर ब्लॉक नहीं होती। एयर ब्लॉक नहीं होगी तो क्या होगा, एयर ब्लॉक नहीं होगी तो हमारे मॉडल भी हीट अप नहीं होंगे ना, मॉडल भी गर्म नहीं होंगे। अगर हवा को ब्लॉक करोगे तो क्या होती है, हाँ एयर गर्म होने लगती है। तो एयर गर्म होगी यानी हवा बंद है, तो हवा इजीली पास नहीं होगी एयर, तो गर्म होगी, तो गर्म होगी तो हमारा मॉडल भी हीट होने लग जाएंगे ना नीचे से। तो इसलिए सेमी। सेमी हमारा 1 मीटर से कम जितने भी हाइट के स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे हमारे सेमी में आते हैं। 1 मीटर अच्छा। से जिसका कम का क्लियरेंस है। उसके बाद ये जितने भी हमारे टी का प्रोजेक्ट है फुली इंसुलेटेड रहते हैं, यानी इनमें प्रॉपर वेंटिलेशन का कोई वो एयर पास का कोई इसमें ज़्यादा प्रोविज़न नहीं होता। 50 mm 100 mm का गैप होता है, इसलिए हमारा फुली इंसुलेटेड रहते हैं। इसके इसलिए हवा ब्लॉक होगा, एयर ब्लॉक होगी तो ये हमारे मॉडल के ऊपर क्या होता है, नीचे से जब गर्म हवा रहेगी तो हमारे मॉडल भी हीटअप होने लगते हैं, क्योंकि इनको पूरा दिन छत के ऊपर ही घूमना है, गर्म होते रहते हैं। सॉइल लॉस वो होता है हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 2% होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्लीनिंग महीने में रूटीन में मंथ में एक बार या दो बार हमारा क्लीनिंग हो जाएगा महीने में, तो हम उसको 2% लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे कई बार होता है कि ईजिली क्लीनिंग नहीं हो पाती कई साइट पे, कि हमारा कहीं से चढ़ने का ईजिली एक्सेस नहीं मिल पाता, इसलिए 3 महीने 4 महीने में एक बार क्लीनिंग करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, सॉइल ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, यानी डस्ट पार्टिकल हमारे मॉडल के ऊपर ज़्यादा आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, सनलाइट हमारा प्रॉपरली सेल के ऊपर पड़ नहीं पाता, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, जनरेशन डाउन हो जाती है। तो इसलिए हम जहाँ पे हमारा क्लीनिंग इजीली हो जाएगा, मंथ में 2 बार मंथली 1 साइकिल या 2 साइकिल कंप्लीट हो जाता है क्लीनिंग का, तो हम वहाँ पे 2% लेते हैं। जहाँ पे हमारा 2 महीने में 3 महीने में एक बार या 2 बार क्लीनिंग होगा, वहाँ पे हम इसको बढ़ा के 3% ले लेते हैं। क्लियर हो गया सॉइल वाला? यस सर। कंचन क्लियर हुआ सॉइल वाला क्या होता है? यस सर। यस सर। जहाँ मंथली हमारी 1 साइकिल या 2 साइकिल मंथ क्लीनिंग की में। पॉसिबल है, हम वहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 हम्म, लेके चलते हैं। अदरवाइज हम उसको 3% लेके चलते हैं, ये कंसिडर कुछ। करते हैं। बस ये हमारे 4 मेन लॉसेस हैं जो कि हम इसको इनपुट डालते हैं, बाकी हमारे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। सबको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके इसको ओके कर दो। अब हमारा क्या नेक्स्ट होता है, यहाँ पे रन स्टिमुलेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे रन करोगे तो आपकी जो रिपोर्ट है वो आपकी रिपोर्ट जनरेट होने लग जाएगी। ये आपकी रिपोर्ट जनरेट होके आ गई, यहाँ पे आप कट कर दो। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक इवैल्यूएशन पे जाना। एनर्जी मैनेजमेंट पे, इकोनॉमिक पे नहीं, एनर्जी पे। यहाँ पे P70 की वैल्यू ले लेना। रन स्टिमुलेशन अगेन। सर कहाँ से लिए? बताता हूँ दोबारा, एक बार रिपोर्ट जनरेट होने दो। एनर्जी मैनेजमेंट पे गया, P50 P90 पे गया, यहाँ पे P70 कर दिया नीचे वाले को। अब इसके बाद ओके कर दिया। रन स्टिमुलेशन पे क्लिक करके यस पे क्लिक किया तो हमारा क्या होगा, स्टिमुलेशन दोबारा रन हो जाएगा। रन होने के बाद जो हमारा PR है, परफॉर्मेंस रेशियो, वो चेक करो कितना आ रहा है। ये हमेशा 70 से अबव होना चाहिए, 70 टू 80 के बीच में रहना चाहिए हमारा PR। रिपोर्ट पे क्लिक किया, ये हमारे रिपोर्ट जनरेट होकर सामने आ गई PDF फॉर्मेट में। ये हमारा प्लांट का जो भी नाम डाला था हमने, क्लाइंट की डिटेल्स वो डाल दी। 150 किलोटी हमारी लोकेशन आ गई। ये हमारा सेकंड पेज का आ गया। सेकंड पेज में हमारा क्या है, लैट लॉन्ग जो भी हमारे
प्रोजेक्ट की डिटेल्स फिल करी थी वो आ गई। हमारा इन्वर्टर कितना 125 किलोवाट का एक है, 257 टोटल हमारे मॉड्यूल है, 150 किलोवाट हमारा ये आ गया। उसके बाद हमारा देखो स्पेसिफिक प्रोडक्शन क्या होता है कि 1 किलोवाट आपका एक साल में इतना यूनिट जनरेट करके देगा। तो हमारा टोटल कितना किलोवाट का है, 150 डीसी कितनी थी हमारे इसमें 150 किलोवाट थी ना, तो 1447 मल्टीप्लाई बाय 150 करो कितना आएगा, हो गया 9.8 समथिंग करके 9.8 डिवाइड नहीं किया था। ये हमारा प्रोड्यूस एनर्जी पर ईयर का, यानी हमारा जो भी पूरा प्लांट है एक साल के अंदर इतना यूनिट जनरेट करके देगा। लेकिन जो हमारा 1 किलोवाट है, यानी 1 किलोवाट एक साल के अंदर कितना यूनिट जनरेट करके देगा, 1477 यूनिट हमारी जनरेट करके देगा। 1477 यूनिट हमारा 1 किलोवाट जनरेट करके देगा। और जो हमारा 150 किलोवाट का पूरा प्लांट है वो हमारे इतने यूनिट जनरेट करके देगा एक साल के अंदर अंदर। जो हमारा पीआर निकल के आएगा, हमारा पीआर निकल के आएगा 74%। इसे एक बार रिपोर्ट को पढ़ लेना, उसके बाद जो भी समझ नहीं आए बीच में एक आध क्लासेस का अरेंज कर लेंगे। पीवी वाला टॉपिक जल्दी से कवर कर लेना। उसके बाद अभी इसमें कैलकुलेशन का पूरा पार्ट बाकी है, सॉफ्टवेयर कवर हो जाएगा। इसके अंदर 3D शेडिंग एक पार्ट रह गया है, 3D शेडिंग वाला वो भी बता दूंगा मैं। ये हमारी रिपोर्ट जनरेट होगी कि कैसे कैसे हम एरे बनाए हैं, वो सारा एरे हो गया। यहाँ तक पहुँच जाओ, उसके बाद कुछ ज़्यादा पार्ट बचा नहीं है, उसके बाद जल्दी से कवर हो जाएगा। आधा एक घंटे क्लास और लगेगी बस। यहाँ तक पहुँच जाना, कोई भी एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर लेना। लॉसेस मेन चीज़ में लॉसेस है। लॉसेस करने के बाद अपना रन इंस्टॉलेशन पर क्लिक करके एनर्जी मैनेजमेंट जाके P90, P70 और P50 की वैल्यू ले लेना। एक ही नियर शेडिंग का ऑप्शन रह गया है, हम इसमें जाके अपना पूरा प्लांट डिजाइन करते हैं। ये हमारा पूरा प्लांट डिजाइन हो जाएगा। ये स्केचअप की तरह पूरा एक टेबल बनाना होता है, तो पूरा टेबल आ जाएगा इसमें। इसको लैंडस्केप में करना है, पोर्ट्रेट में करना है, सारी चीजें यहाँ आ जाएगी। टेबल का हाइट क्या है, ये वो। ये हमारा टेबल बन के आ गया। तो ये स्केचअप की तरह एक रह गया, इसको कर लेंगे, यूज नहीं है फिर भी अब लिए प्रॉब्लम ना है, कोई पूछे तो यार सामने वाला को बताओ चीजें। रिपोर्ट जनरेट होती है, इसे एक बार पढ़ लेना। बाकी एक बार रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी तो रिपोर्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू लिखी है, किसका मतलब क्या होता है, एक बार मैं उसको पूरा रिपोर्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा, तो जो भी पॉइंट है उसमें सारे पॉइंट डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फैक्ट। रिपोर्ट जनरेट करना सीख लो, उसके बाद रिपोर्ट के अंदर क्या क्या टर्म है, क्या क्या पॉइंट है, वो सारी चीजें एक बार पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। कंचन कुछ पूछना अभी तक क्लास में जो भी टॉपिक कवर हुआ है आज की क्लास से? नहीं सर, अभी क्लियर है, मैंने रिपोर्ट पॉइंट्स जनरेट हो में लिख जाएगी लिए ना, थे। हाँ जी। रिपोर्ट जनरेट करके उसके बाद रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ है उसे एक बार खुद से अपना ट्राई करना। जो भी पॉइंट्स है, जो भी डाउट्स है, मुझे मैसेज ग्रुप में डाल देना, तो उस क्लास से पहले पहले वो सारी चीज़ें क्लियर कर लेना। ओके सर। क्योंकि इसमें बहुत सारे पीवी से बहुत सारे क्वेश्चन सामने वाला पूछता है। एक दो इंटरव्यू दोगे ना तो पीवी से देखना 80% क्वेश्चन पीवी से पूछेगा वो, क्योंकि पीवी से सारी चीज़ें हमारी जनरेशन सब कुछ कितने यूनिट जनरेट होकर निकल रही है, क्या क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें हमारी पीवी से ही आ रही है। फैक है क्लास में चला गया है सर। फैक आवाज आ रही है? नरेंद्र क्लास में हो तुम? बोल तो कुछ रहे नहीं हो, हाँ ना। सर अभी ज्वाइन हुआ 5 मिनट पहले। क्या है वो डेटा खत्म हो गया था मोबाइल, तो दूसरा मोबाइल अरेंज कर। पीवी की क्लास में रिकॉर्डिंग डाल दे रहा हूँ, उसको एक बार सीख लेना पीवी रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। सर इसकी पहली वाली क्लास जो